चलो भाई, अकाउंटिंग क्या होती है? अकाउंटिंग कॉस्ट, सही बोले वर्ड, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट मतलब जो भी कॉस्ट आप एक्चुअल में पे करते हो दैट इज योर एक्सप्लिसिट कॉस्ट, या फिर उसका एक और नाम क्या है, अकाउंटिंग कॉस्ट। अकाउंटिंग कॉस्ट नाम क्यों दिया? बेसिकली अकाउंट्स में जो पर रिकॉर्ड करते हैं वो सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट ही रिकॉर्ड करते हैं। हाँ जी, अकाउंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ कॉस्ट रिकॉर्ड करते हैं उसको अकाउंटिंग कॉस्ट बोलते हैं, और अकाउंट्स में सिर्फ वही कॉस्ट रिकॉर्ड करते हैं जो एक्चुअल में पे करते हैं। अकाउंट्स में क्या नहीं रिकॉर्ड करते? नोशनल खर्चे। नोशनल खर्चे मतलब हमने एग्जांपल ली थी उस दिन कि अगर हम प्रॉफिट कमा रहे हैं 20 लाख का, 20 लाख का प्रॉफिट कैसे आ रहा है एसएमसीए का, कि जो आपका सेल रेवेन्यू हो गया, इनकम है तो उस केस में रेवेन्यू, सर्विस है तो मतलब रेवेन्यू जो हो गया आपका, लेट से कुछ भी 30 लैक्स, और हमारे जो एक्सपेंस हो गए जिसमें आ गया आपका प्रिंटिंग का खर्चा, आपका इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, अपना सैलरी का खर्चा, कितना हो गया टोटल? अगर टोटल हो गया 10 लाख तो आपका नेट प्रॉफिट कितना आ गया? 20 लाख। सही है। अकाउंट्स में आप ऐसे P&L अकाउंट बनाते हैं, तो ये जो खर्चे रिकॉर्ड करें अकाउंट्स में दिस इज योर अकाउंटिंग कॉस्ट, या फिर इसका नाम क्या है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड नेट प्रॉफिट इज योर अकाउंटिंग प्रॉफिट। और हम उस दिन ये सोच रहे थे कि क्या ये काम करना वर्थ इट है या नहीं, क्या कोचिंग देना वर्थ इट है या नहीं। तो हमने देखा कि यार देखो यहाँ पे 20 लाख का प्रॉफिट कमा रहे हो, अकाउंटिंग प्रॉफिट कितना आपका? 20 लाख। पर ये 20 लाख का प्रॉफिट कमाने के लिए एक तो मैं खुद लगा हुआ हूँ यहाँ पे, दूसरा ये बिल्डिंग चल रही है। अगर ये बिल्डिंग इस पर्पस के लिए यूज ना करते 6 लाख मिल जाता। प्लस अगर मैं यहाँ पे ना करवाता तो अगर जॉब करता तो मेरे को 15 लाख मिल जाता मेरे, तो 15 और 6 कितना हो गया? 21। 21 तो मेरे को वैसे ही मिल जाता। कोचिंग से कितना मिल रहा है? 20। तो नेगेटिव 1 लाख हो गया बेसिकली, फायदा तो कोई नहीं है। बिल्डिंग किराए पे देते तो 6 लाख का किराया मिल जाता, और मैं अगर जाकर के जॉब करता तो मेरे को 15 लाख वो मिल जाता, तो टोटल 21 लाख मिल जाना था। यहाँ से कितना मिल रहा है? सिर्फ 20। तो 1 लाख का नुकसान ही हो रहा है। तो दिस इज योर इकोनॉमिक, या तो कह लो नेगेटिव इकोनॉमिक प्रॉफिट या फिर इकोनॉमिक लॉस। इकोनॉमिक प्रॉफिट या लॉस कितना है हमारा? नेगेटिव 1 लाख। अब ये 6 लाख और 15 लाख क्या है ये? व्हाट इज दिस? मनन बोला सर इकोनॉमिक कॉस्ट। इकोनॉमिक कॉस्ट पता है क्या सीन है? इकोनॉमिक कॉस्ट की जब बात आती है ना मेरे भाई, इकोनॉमिक, रजत को जो सैलरी पे करते हैं वो क्या इकोनॉमिक्स के हिसाब से कॉस्ट नहीं है? वो भी है। तो अकाउंटिंग कॉस्ट भी प्लस ये वाली कॉस्ट भी, इकोनॉमिक कॉस्ट में दोनों आते हैं। जो पे करते हो वो भी, और कुछ ऐसा खर्चा जो पे नहीं कर रहे। 15 लाख और 6 लाख, 15 लाख और 6 लाख क्या चीज है? इम्प्लिसिट कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इंप्लाइड कॉस्ट, इम्प्यूटेड कॉस्ट, सब ऑल्टरनेटिव नेम्स है। इंप्लाइड, इम्प्यूटेड, अपॉर्चुनिटी, इम्प्लिसिट। नोशनल कॉस्ट, नोशनल रेंट वर्ड सुना होगा, नोशनल रेंट, नोशनल सैलरी, मतलब क्या हुआ, इतनी सैलरी है, इतना रेंट मिल सकता सी पर मिला नहीं। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी क्या होती है? जो हमने फोर गो कर दी, आही जो जाने दिया, 15 लाख और 6 लाख, नोशनल रेंट और नोशनल सैलरी। तो दिस इज योर इम्प्लिसिट कॉस्ट। इकोनॉमिक कॉस्ट क्या चीज है? उसमें से दोनों आएंगी, जो पे कर रहे हो वो भी, और जो इंप्लाइड कॉस्ट है, इम्प्लिसिट कॉस्ट है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ये भी। काफी सारे ऑल्टरनेटिव नेम है इसके, इम्प्लिसिट, अपॉर्चुनिटी, इंप्लाइड, इम्प्यूटेड एंड नोशनल। और ये क्या बच गया पीछे आपका? इकोनॉमिक प्रॉफिट। इकोनॉमिक प्रॉफिट कौन सा प्रॉफिट है? वो प्रॉफिट सर जो रेवेन्यू में से एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट दोनों माइनस करके आता है। अकाउंटिंग प्रॉफिट क्या चीज है? वो प्रॉफिट सर जो सर रेवेन्यू में से सिर्फ एक्सप्लिसिट खर्चे माइनस करके आता है। ठीक हो गया?
क्या अकाउंटिंग प्रॉफिट इनफ है, ये इकोनॉमिक प्रॉफिट होना चाहिए फिर ही बिजनेस वाइबल है? इकोनॉमिक प्रॉफिट होना चाहिए, अकाउंटिंग प्रॉफिट इनफ नहीं है। तो डिसीजन मेकिंग के लिए अपन ना इंटर में जब आएंगे, इंटर में एक सब्जेक्ट है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट, हो गया। फाइनेंशियल मैनेजमेंट ग्रुप 2 में सब्जेक्ट है। उस सब्जेक्ट में ना हम चैप्टर में जब क्वेश्चंस करेंगे ना, तो केस स्टडी जो आपको दी होगी, क्वेश्चन नीचे आपको यही कहेगा, क्या हमें ये बिजनेस चूज करना चाहिए या नहीं, क्या हमें ये बिजनेस चूज करना चाहिए या नहीं। डिसीजन मेकिंग चैप्टर का नाम ही क्या है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट करें या ना करें, बात आएगी शेलर लगाएं ना लगाएं। तो जब शेलर लगाएं या ना लगाएं ये वाली क्वेश्चन आएगा ना, तो वो आप ये चीज़ें कंसिडर करांगे, इंप्लाइड कॉस्ट उथे गल करांगे भी साडे कोल एक जगह खाली पई सी, वो असीं किराए ते दिंदे सी, पर अगर किराए ते नहीं देवांगे, फैक्ट्री लावांगे, फिर वो किराया जिहड़ा आना सी वो नहीं आऊगा, तो आप खर्चा माइनस करया करांगे। एफएम में खर्चा माइनस करा करेंगे, जबकि अकाउंट्स में तो नहीं करेंगे ऐसा खर्चा माइनस, पर एफएम में करेंगे। तो ये जो इकोनॉमिक डिसीजंस लिए जाते हैं, बिजनेस करें या ना करें, सारे इकोनॉमिक प्रॉफिट के ऊपर लिए जाते हैं। इधर रेलेवेंस बहुत हाई है, कोई थ्योरेटिकल गल नहीं है, ये बिहारी गल है। पंजाबी में डिसीजन लेना है, बिजनेस करना है नहीं करना, ऑब्वियसली हम ये सोचेंगे, पर एक्चुअल में ये तो इंटर में तो आप ऐसे कर दोगे डिसीजन इंटर के हिसाब से, या अभी फाउंडेशन इंटर छोटे बच्चे हो तो आपको कि सर कोई फायदा नहीं कोचिंग चलाने का, छोड़ के बंद करके दुकान जॉब कर लो, सही है। अगर एक्चुअल में फाइनेंशियल पोजीशन ये हो, जो कि एक्चुअल में ऐसा ही है, पर अगर एक्चुअल में फाइनेंशियल पोजीशन ये हो, क्या कोचिंग करें या कोचिंग छोड़ के जॉब कर लें जल्दी? अगर यही डाटा हो, फाइनेंशियल फिगर्स यही हो, अगर आप अपना फालतू दिमाग ना लगाओ, क्योंकि लगाते हो, आपको गंदी आदत है, क्लास में बैठते हैं सबसे पहले तो देखते हैं अच्छा कितने बच्चे हैं, चलो, ये ना गंदी आदत होती है बच्चों को ये, ठीक है। पर अगर फाइनेंशियल फिगर्स यही हो, क्या कोचिंग करनी चाहिए या नहीं, नहीं। पर सीए फाइनल में जब डिसीजन देंगे ना, तो ये सिर्फ मॉनेटरी एस्पेक्ट था, इसके साथ नॉन मॉनेटरी एस्पेक्ट देखेंगे, आप ग्रोथ देखोगे। सर आज यही है, सैलरी की ग्रोथ और इसकी ग्रोथ 2 साल बाद उल्टा भी तो हो सकता है ग्रोथ के हिसाब से, तो आज डाटा है। तो एक्चुअल में तो बिजनेस डिसीजन जब लेना होगा तो साथ में आप नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स भी देखोगे, ग्रोथ देखोगे। सर जॉब करन जाओगे तो उत्थे घरदिਆਂ ਤੋਂ दूर रहोगे, इतने घरदिਆਂ ਦੀ सेवा करोगे, नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स। फाइनल में जब चैप्टर आएगा सिमिलर ऐसा डिसीजन मेकिंग वाला, तो उत्थे नॉन मॉनेटरी फैक्टर भी देखे जाते हैं। तो प्रैक्टिकली तो बिजनेस डिसीजन लेने के लिए खाली इकोनॉमिक प्रॉफिट तो देखते ही हैं, साथ में कुछ नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स भी देखते हैं, ठीक हो गया। पर चलो फिलहाल के लिए आप इकोनॉमिक प्रॉफिट देखोगे, बस इतना पता लग गया भी अकाउंटिंग प्रॉफिट तो इतना वधिया नहीं है। पर हाँ अकाउंट्स फिर भी बनाने तो जरूरी है ही, ऑब्वियसली एक्चुअल पैसा कितने आ रहे हैं कितने जा रहे हैं, एक्चुअल पोजीशन पता करने के लिए। अब बुक खोलते हैं, पेज नंबर आपका 59 पे, आई होप आप आ गए होगे 59। पहला इज योर अकाउंटिंग कॉस्ट, व्हाट इज योर अकाउंटिंग कॉस्ट, इज द प्राइस एक्चुअली पेड। थ्योरी आ गई ना, थ्योरी आ गई तो हाईलाइटर निकाल लो, 2-3 वर्ड्स हाईलाइट करते जाना, कुछ तो मैंने बोल्ड कर रखे ऑलरेडी। अकाउंटिंग कॉस्ट क्या, जो आप एक्चुअल में पे करके आ रहे हो, इसका एक और नाम क्या आ गया, एक्सप्लिसिट कॉस्ट या फिर आउटले कॉस्ट, जो प्राइस एक्चुअल में पे किया, एक्सप्लिसिट कॉस्ट या फिर आउटले कॉस्ट। नेक्स्ट इम्प्लिसिट कॉस्ट, क्या कॉस्ट है, कॉस्ट दैट कुड हैव बीन अर्नड, कुड हैव अर्नड समझते हो, जो कमाई कर सकते थे, सैलरी जो अर्न कर सकते थे, कुड हैव वर्ड लिखा हुआ है, कुड हैव, माइट हैव, एक्चुअल में नहीं अर्न कर रहे, अगर अर्न कर सकते तो वो इम्प्लिसिट कॉस्ट है। इफ वी हैड इन्वेस्टेड मनी एंड ओन सर्विसेज एंड अदर फैक्टर्स इन द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, जो भी मनी आप अर्न कर सकते थे, मनी दैट कुड हैव बीन अर्नड, जो कमाई कर सकते थे पर नहीं करी, किराया जो अर्न कर सकते थे, सैलरी जो अर्न कर सकते थे, तो दोनों ही आगे आपकी इम्प्लिसिट कॉस्ट। एग्जाम्पल लिख लो इसकी, लिखी नहीं हुई एग्जाम्पल, यूजिंग बिल्डिंग, यूजिंग, एक मिनट मैं लिखता हूं, यूजिंग प्रॉप राइटर्स ओन बिल्डिंग इन बिजनेस।
Here rent that could have been earned is implied cost. जो रेंट अर्न कर सकते थे वो क्या बन गया आपका? इम्प्लाइड कॉस्ट बन गया। प्रोप्राइटर की खुद की बिल्डिंग अगर आप बिजनेस में यूज कर रहे हो, यूजिंग प्रोप्राइटर्स ओन बिल्डिंग इन द बिजनेस, वही थी ये पेन। मैंने किसको पेन दिया था क्लास में? बच्चों को पेन देते तो बच्चे लौटाते नहीं है। 2 पेन उठ गए मेरे। इन्ना नु देन दा जी कर रहे, फिर मैं याद आया मेरी जेब तो आप है नहीं। चलो ओए, अगले का खुद को किसी और को दिया हुआ, ऐसे ही अपा अगले को कह रहे मन ना हेड डाउन करके कदे सुने 2 मिनट सुनता बंदा, 2 मिनट बाद नींद आ जाती है। बता दो मैं गलत कहता हूँ तो बहाना ही होता है ये। इसके ऑल्टरनेटिव नाम लिखो, इकोनॉमिक कॉस्ट के और ऑल्टरनेटिव नाम क्या है? इंप्लाइड कॉस्ट, इंप्लिसिट दे, इंप्लाइड, या फिर केड़े केड़े लिखे सी आप ये सारे? इंप्लाइड कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इंप्यूटेड कॉस्ट। इंप्लिसिट के ऑल्टरनेटिव नाम अपॉर्चुनिटी, इंप्लाइड, इंप्यूटेड, नोशनल। पेन नहीं मिकी, ये 6 नाम लिख लिए। इंप्लिसिट के ऑल्टरनेटिव नाम है मेरे, इंप्लिसिट कॉस्ट के। implicit, opportunity, implied, imputed and notional. notional notional cost। चलो आगे। इकोनॉमिक कॉस्ट में आपके दोनों आएंगे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या? हेलो देखो, इम्प्लिसिट है अपॉर्चुनिटी, एक ही बात है। रेंट अगर खुद की बिजनेस में ना यूज करके किसी और नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव में लगाता तो उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बोल सकते हैं, कोई गल है, ऑल्टरनेटिव नाम ही है। पर ऐसा होता है कि जब जब अपॉर्चुनिटी की बात आएगी तो आप ऐसी बात कर देना, कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटी, मतलब कॉस्ट ये रही, फॉर विच फोरगॉन इन ऑर्डर टू परस्यू इन अ सर्टेन एक्शन, आल्सो कॉल्ड ऑल्टरनेटिव कॉस्ट। एक तो ये वर्ड हाईलाइट कर लो, ऑल्टरनेटिव कॉस्ट भी बोल सकते हैं इसको। इट इज अ कॉस्ट ऑफ मिस्ड अपॉर्चुनिटी। एग्जाम्पल के लिए अगर हम कोचिंग कर रहे हैं तो 15 लाख हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, सैलरी जो मिल सकती थी। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी इंप्लाइड कॉस्ट सेम ही है, बस नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेट, ये वर्ड याद रखना, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। एमसीक्यूज में अगर वर्ड आएगा नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मनी दैट कुड हैव बीन अर्नड, इम्प्लिसिट कॉस्ट। नेक्स्ट, अब आपको मैं इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, ध्यान सुनना। अकाउंट्स में कौन सा खर्चा डायरेक्ट है और कौन सा खर्चा इनडायरेक्ट है? अकाउंट्स में ट्रेडिंग में डायरेक्ट खर्चे डालते हो और P&L में आप इनडायरेक्ट खर्चे डालते हो। ਉਹ ਇਨडायरेक्ट खर्चे ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਜਿਹੜੇ बच्चा बोला गुड्स की प्रोडक्शन के बाद वाले, ठीक है, और कुछ डायरेक्ट खर्चा कौन सा? इनडायरेक्ट खर्चे या तो गुड्स की कॉस्ट को इफेक्ट नहीं करते, या सर वो सेलिंग से रिलेटेड खर्चे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद वाले खर्चे। सही है बातें, सही है। और डायरेक्ट कॉस्ट जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है, परचेज से रिलेटेड है, वो डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की क्लासिफिकेशन ना 2-3 तरीके से की जाती है, ये एक तरीका था जो आप बचपन में करते थे, पर ये वाला तरीका ज्यादा लंबा नहीं चलता, +2 तक ही चलता था, फाउंडेशन में भी नहीं चलेगा। ट्रेडिंग चैप्टर आपने कर लिया तो वहां तक चल गया, फाइनल अकाउंट चैप्टर कर लिया, उसके बाद ये वाला क्लासिफिकेशन नहीं चलती। उसके बाद से ये वाली जो क्लासिफिकेशन है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, सब जगह ये चलेगी, फाउंडेशन हो, इंटर हो, जिंदगी हो सारी आपकी, किसको डायरेक्ट बोलना है किसको इनडायरेक्ट बोलना है। पर यूनिट ऑफ आउटपुट अगर आपको सीधा सीधा पता है तो डायरेक्ट। एग्जांपल आपको पढ़ाते हैं, पर स्टूडेंट
आपको बुक्स देनी पड़ती है, तो पर स्टूडेंट कितनी बुक्स लग जाएंगी, बुक्स की कॉस्ट, बैग देना होगा आपको, बैग की कॉस्ट, पर हेड हमें सीधा सीधा पता है कि पर हेड इतना लगेगा, दिस इज योर डायरेक्ट कॉस्ट। रजत को सैलरी देनी है, क्यों? सफाई करता है आप लोगों के लिए, है तो वो भी आप ही के लिए। पर क्या मैं कह सकता हूं मोहित के मगर मेरे को इतनी सैलरी देनी पड़ रही है, राजकुमार के मगर इतनी देनी पड़ रही है? पर यूनिट ऑफ आउटपुट अगर मेरे को कॉस्ट सीधा सीधा नहीं पता, दैट इज इनडायरेक्ट कॉस्ट। बिजली देनी पड़ रही है, क्या मैं कह सकता हूँ यशमीत के लिए इतनी बिजली देनी पड़ रही है? करने को आप कहोगे सर टोटल इलेक्ट्रिसिटी डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, यशमीत के मगर कितना, ऐसा तो सारी खर्ची कर लोगे, हाँ नहीं, सीधा सीधा पता है, सीधा सीधा पता है तो डायरेक्ट, सीधा सीधा नहीं पता तो इनडायरेक्ट। अगर एसी बनाना है, एसी में एक मोटर लगेगी, इतना प्लास्टिक लगेगा, इतना कॉपर लगेगा, पता है, डायरेक्ट कॉस्ट है सारी। एसी का जो लेबर वाला बंदा असेंबली कर रहा है उसको 2 घंटे लगेंगे, घंटे का उन्हें 200 रुपया देना होता है, ये भी पता है, ये भी डायरेक्ट कॉस्ट है, डायरेक्ट लेबर 400 रुपया उसको देना है, एक एसी असेंबल करेगा, डायरेक्ट कॉस्ट है। पर लेबर के उत्ते जो सुपरवाइजर लगे हुआ है, एक सुपरवाइजर जो 20 लेबरर ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ सुपरवाइजर है उसकी कॉस्ट इज इनडायरेक्ट कॉस्ट। और इनडायरेक्ट कॉस्ट को एक और ऑल्टरनेटिव नाम बोलते हैं ओवरहेड, ऊपरले खर्चे, ओवरहेड, ऊपरले खर्चे होता है ना, ऊपरले खर्चे, ओवरहेड। देखो अकाउंट की थ्योरी में भी आपको ये बात बताऊंगा, यहाँ पे भी बता रहा हूँ, इंटर में भी एक बात चलेगी, पूरा का पूरा कॉस्टिंग सब्जेक्ट इसके ऊपर टिका हुआ है। अब से आप जो क्लासिफिकेशन करोगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की, बचपन वाली नहीं करनी, ये वाली करनी है कि सर आपके खर्चे ना 3 तरीके के होते हैं, मटेरियल, लेबर और कुछ एक्सपेंसेस। मटेरियल आपका डायरेक्ट मटेरियल भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। डायरेक्ट मटेरियल क्या समझे, एसी बनाना है, एसी बनाने के लिए एक मोटर लगेगी, एक पीसीपी लगेगी, ये सब डायरेक्ट मटेरियल है। थोड़े थोड़े पेच लगेंगे, लगेंगे। अगर आपने देखा हो इसकी जो कॉपर की पाइप होती है उसके ऊपर टेप लपेटते हैं, अब टेप क्या मटेरियल है? हाँ, पर क्या एक एसी के ऊपर एक पूरा टेप रोल लग जाएगा? टेप रोल का एक एक टेप रोल में कितने ही एसी लिपट जाएंगे, सही हो गया। तो वो टेप रोल जो लग रहा है वो है तो मटेरियल, पर एक एसी में अगर कितना लग रहा है सीधा सीधा पता दोनों, पेज लगते छोटे 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 पेज, क्या कॉस्ट होती होगी बेचारों की, 100 पेज कितने 1000 पेज आ जाते होंगे, 15 पेज लगे, 20 पेज लगे, की कॉस्ट कमांगे, क्वांटिटी है तो मटेरियल, तो वो सारा इनडायरेक्ट मटेरियल हो गया आपका। सिमिलरली लेबर, कुछ डायरेक्ट लेबर, दिहाड़ी 400 रुपया पर एसी, सुपरवाइजर की जो रहेगी वो इनडायरेक्ट लेबर हो गई, ठीक हो गया। एक्सपेंस, एक्सपेंस भी आपका डायरेक्ट भी होगा और आपका इनडायरेक्ट भी होगा, ये जितना ही आपका रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, सारे कौन से खर्चे हैं, इनडायरेक्ट। पर यूनिट ऑफ आउटपुट कितना पता नहीं। पर आपको पता है ऐसे डिजाइन के लिए रॉयल्टी देनी पड़ती है कई बार, जैसे कि एग्जांपल के लिए बलिनो कार और ग्लेंजा टोयोटा वालों की, अगर आपने देखो बिल्कुल सेम सेम है, टोयोटा ग्लेंजा और मारुति सुजुकी की बलिनो, कंपनियां दो अलग अलग है, टोयोटा और मारुति सुजुकी, गाड़ी बिल्कुल सेम है। सीन क्या है, ग्लेंजा वाले, टोयोटा वाले मारुति सुजुकी को पैसे देते हैं रॉयल्टी फॉर द डिजाइन, डिजाइन कॉपी पेस्ट मारा हुआ है। अब ग्लेंजा वालों ने जितनी कार्स प्रोड्यूस करनी है पर कार पे करना पड़ेगा, पर कार लेट से 20,000 पे करते हैं तो 20,000 रुपया पर यूनिट ऑफ आउटपुट, फिक्स खर्चा। अब क्या वो रेंट है, मतलब क्या वो मटेरियल है? नहीं। क्या वो लेबर है? नहीं। मटेरियल लेबर छड़ के जेडे खर्चे रह गए सारे एक्सपेंस है। अब वो एक्सपेंस पर यूनिट ऑफ आउटपुट सीधा सीधा तो डायरेक्ट एक्सपेंस, नहीं सीधा सीधा तो इनडायरेक्ट। डायरेक्ट की एग्जांपल क्या होगी आपकी, रॉयल्टी। रॉयल्टी बहुत बार जो पे करते हैं ना पर यूनिट ऑफ आउटपुट पे करते हैं, जितने यूनिट बिकनगे, जितने यूनिट प्रोड्यूस करोगे उस सामने रॉयल्टी, ठीक हो गया। तो आपका मटेरियल लेबर एक्सपेंस डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। अब इधर से क्या करना है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस, इन तीनों को मिलाकर के एक वर्ड बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। उधर से ये जो इनडायरेक्ट रह गए, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इन तीनों को मिलाकर के वर्ड बोलते हैं ओवरहेड। फुल लिख दो तो ओवरहेड।
इनडायरेक्ट लेबर की एग्जांपल होगी आपकी सुपरवाइजर की सैलरी, लिखो सारा। इनडायरेक्ट मटेरियल की एग्जांपल होगी, वर्ड सुनते हो कंज्यूमेबल। अपन जब अकाउंटिंग करते हैं, अकाउंटिंग में आता नहीं स्टोर्स एंड कंज्यूमेबल, और 1 मिनट में बताता हूं कहां पे लिखना है, पहले सुन तो लो। अकाउंट जो तो कर दे होते वर्ड आता नहीं कि स्टोर्स एंड कंज्यूमेबल, खर्चा आता ना स्टोर एंड कंज्यूमेबल का, क्या होता है उसके खर्चे के एग्जांपल्स? स्टोर एंड कंज्यूमेबल किस चीज का खर्चा होता है? क्या होता है कंज्यूमेबल? बोलो जल्दी। स्टोर केड़ा? स्टोर मतलब आपका गोडाउन होता है। स्टोर एंड कंज्यूमेबल के खर्चे में एग्जांपल, खर्चे के एग्जांपल स्टोर एंड कंज्यूमेबल में कैसा खर्चा आता है? बिजली वाला बंदा होता है, बिजली वाला बंदा जेब से टेप रोल चक्की फिरदा है, जिथे जी करता उत्थे टेप रोल घुमा आंदा है, सही है, कंज्यूमेबल है उसका। कंज्यूमेबल क्यों है? एक पक्के में अगर कितना टेप रोल लग गया, क्या लगना है यार, थोड़ा थोड़ा लगना है, दैट इज कंज्यूमेबल। इनडायरेक्ट मटीरियल, टेप रोल थोड़ा थोड़ा यूज हो जाता है, बिजली वाला बंदा लेके फिरता है, ठीक हो गया। और क्या होता है, मतलब कारपेंटर है, मेखा लेके तुरा फिरता है, जिथे दिखा मेख ठोकती, मेख कंज्यूमेबल, डायरेक्ट मटीरियल थोड़ी है। हाँ, एक लेक्चर स्टैंड बनाना है, एक लेक्चर स्टैंड में प्लाई बोर्ड लगेगा, सरमेके की शीट लगेगी, एज टेप लगेगी, महंगी चीज है, पर यूनिट कितना पता है, डायरेक्ट मटीरियल। पेज 4 घट लगे 4 वध लगे, क्या फर्क पड़ रहा है, कंज्यूमेबल। तो इनडायरेक्ट मटीरियल सारा कंज्यूमेबल कह सकते हैं उसे। अब ये नोट कहां पे करोगे आप, ये लो 7 वाला पेज खाली पड़े 58, पेज नंबर 58 पे फोटो एज इट इज बना लो। ये बनानी है आपने फोटो ऊपर लिए वाली, नहीं सर, अगले पेज पे बनाई हुई है वैसे भी, ये बना लो आप। मटेरियल लेबर एक्सपेंस डायरेक्ट भी होगा इनडायरेक्ट भी होगा, डायरेक्ट को बोल के प्राइम कॉस्ट, इनडायरेक्ट को इकट्ठा करके ओवरहेड। एग्जांपल लिख लेना साथ में, कंज्यूमेबल, भारती मुस्कान का कोई आइडिया? भारती किधर है? मेरे साथ बैठती है मुस्कान हो, नवी वाली। हाँ है ना, बच्चा तो डिफॉल्टर ही है। सिंसियर बच्चे बनो यार, आपके पीठ के पीछे आपको ऐसा बोलना पड़े बंदा डिफॉल्टर है, गंदी बात ही है। ऐसा थोड़ी है मैं चुगली कर रहा हूँ, इट्स सिंपली कि कितनी सिंसियरिटी आपकी उसके बेसिस पे ही है। अब मनन छुट्टी मारेगा डिफॉल्टर ही कहेंगे इसको, ले गोले ध्यान नाल खिंचियो बरे। डायरेक्ट 3 खर्चे मिला के प्राइम कॉस्ट, इनडायरेक्ट मिला के ओवरहेड, इंटरेक्ट मटीरियल इंटरेक्ट लेबर, इंडरेक्ट वाले ओवरहेड, डायरेक्ट वाले प्राइम कॉस्ट। तो लोड नहीं दिखा, चार्ट कितने बनाया है, ले दिखा। वर्ड कितने है, प्राइम कॉस्ट ओवरहेड, हो गया, टाइम ओवर। आ जाओ, डायरेक्ट का एक और नाम ट्रेसेबल कॉस्ट, ट्रेसेबल नाम भी सही है, ट्रेस की जा सकती है पर यूनिट ऑफ आउटपुट कितना। बुक्स की जो कॉस्ट है वो ट्रेसेबल कॉस्ट होगी, ट्रेस की जा सकती है पर यूनिट कितना पता है। नॉन ट्रेसेबल कॉस्ट रेंट इलेक्ट्रिसिटी है, पर यूनिट ऑफ आउटपुट कितना पता नहीं, तो नॉन ट्रेसेबल। इनडायरेक्ट का एक और नाम नॉन ट्रेसेबल, डायरेक्ट का ट्रेसेबल। ट्रेसेबल वर्ड समझते हो ना, ट्रेसेबल
मतलब ट्रैक किया जाना, ट्रैक ट्रेस। तो ट्रेस कितना जा सकता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है विद द प्रोडक्ट एंड द सर्विस, एग्जांपल रॉयल्टी पेड, वेजेस पेड। और इनडायरेक्ट कॉस्ट, नॉट इजीली एंड डेफिनेटली आइडेंटिफाइबल टू इन रिलेशन टू द प्लांट, प्रोडक्ट या प्रोसेस या डिपार्टमेंट, ऑल्सो कॉल्ड ओवरहेड। ओवरहेड नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, हेलो, ओवरहेड नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। चले आगे, इंक्रीमेंटल कॉस्ट, सुनो, इंक्रीमेंटल कॉस्ट, पहले अपने पास फर्स्ट फ्लोर था, सही हो गया, आप कहते सर गर्मी लगती है तो अपन ने ग्राउंड फ्लोर भी ले लिया, तो जब ये कॉस्ट में एडिशन हुआ, दिस इज और इंक्रीमेंटल कॉस्ट। कॉस्ट में जो भी एडिशन होगा, इंक्रीमेंटल कॉस्ट, एडिशनल। अब वो डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है, वो चीजें मैटर नहीं कर रही। जो भी एडिशन होगा, एडिशनल कॉस्ट इंकर्ड, एडिशनल कॉस्ट इंकर्ड बाय अ फर्म एज अ रिजल्ट ऑफ अ बिजनेस डिसीजन इज योर इंक्रीमेंटल कॉस्ट। हमने डिसाइड किया नहीं ग्राउंड फ्लोर भी लेंगे साथ में, तो ये मेरा बिजनेस डिसीजन था, उसके लिए जो कॉस्ट लग गई, दैट इज एडिशनल कॉस्ट, इज योर इंक्रीमेंटल कॉस्ट। डायरेक्ट है इनडायरेक्ट वो मैटर नहीं कर रहा। और इसका एक और अल्टरनेटिव नाम क्या है आपका, मार्जिनल कॉस्ट, इंक्रीमेंटल कॉस्ट या फिर मार्जिनल कॉस्ट, एडिशनल। संक कॉस्ट, संक क्या होता है, संक डूबना, डूबया हुआ। संक कॉस्ट या डेड कॉस्ट, ये तो होट है। अगर आपने कोई बिजनेस बिजनेस करना है या नहीं करना, आप पहले सर्वे करोगे, प्रॉफिटेबिलिटी चेक करोगे, मत्था मारोगे महीना, हो सकता है एक बंदा हायर कर लिया, बंदे को कहिए तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के दे, एनालिसिस करके दे भी करना चाहिए कि नहीं। सारी R&D करने के ऊपर जो कॉस्ट लगी आपकी 4 लाख रुपए लग गया, 4 लाख लाके पता लग गया कि बिजनेस करने का कोई फायदा नहीं है, नुकसान ही है, ये बिजनेस की ग्रोथ है नहीं, ठीक हो गया। तो 4 लाख लाके पता लग गया, अब वो बिजनेस करे या ना करे, 4 लाख तो लग ही गया। हो सकता है डिसीजन आउटकम ये निकलता कि कर लो, 4 लाख तो लग ही गया ना। हम बिजनेस करिए ता भी ठीक, ना करिए ता भी ठीक, पर 4 लाख तो लग ही गया, 4 लाख डुबिया खाता, संक कॉस्ट जो ऑलरेडी इंकर हो गया। R&D कर रहे हो, ये जो R&D है ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इंटर में आओगे एडवांस काउंट में, AS नंबर 10 में आपको समझाया, AS नंबर 26 में इनटेंजिबल एसेट्स, AS नंबर 26 इनटेंजिबल एसेट, ਉਹਦੇ अंदर ਤੁਹਾਨੂੰ समझावांगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कॉस्ट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ना 2 फेज होते हैं, एक होंदा रिसर्च का फेज, एक होंदा डेवलपमेंट का फेज। रिसर्च का फेज की चीज़ है, ਤੁਹਾਨੂੰ आउटकम पता नहीं, अनसर्टेन है, बेनीफिशियल हो नहीं हो पता नहीं, वो सब डेड खर्चा P&L। पर जो तो पता लग जाए आउटकम फेवरेबल है, फायदा है काम करने का, उदू बाद डेवलपमेंट कॉस्ट, उदू बाद जो खर्चा किया जाऊगा वो एसेट। कोविड की वैक्सीन है, जब मत्था मार रहे थे, हिट एंड ट्रायल कर रहे थे, एक बार सब डुब्या खाता, संक कॉस्ट। जो तो लग गया पता भी हाँ भाई थोड़ा थोड़ा ठीक होने लग गया, हाले उस इंप्रूवमेंट करनी बाकी है, ਉਹਦੇ साइड इफेक्ट है वो घटाने बाकी है, वो खर्चा करना बाकी है, पर इन्ना पता लग गया भी हाँ फायदेमंद तो निकलूगी चीज, उसके बाद डेवलपमेंट फेज शुरू होता है। तो R&D में 2 चीजें होती हैं, एक रिसर्च और एक डेवलपमेंट। बाकी ये सारी कहानी AS26 की है, साइड पर रखो। पर मैं वैसे दसना चाहता सी, कुछ खर्चा डुबिया खर्चा होता है। बिजनेस डिसीजन लेना है तो आप जो रिसर्च करवाते हो बाजार की, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, डुबिया खाता संक कॉस्ट। तो संक कॉस्ट क्या चीज है, रेफर्स टू द कॉस्ट व्हिच इज ऑलरेडी इंकर्ड एंड कैन नॉट बी रिकवर्ड। एक बार जो इंकर कर दिया और रिकवर नहीं की जा सकती, आपकी संक कॉस्ट होगी। दिस इज इररेलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। जब ये कह रहे हैं ना इररेलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग, एक तो ये हाईलाइट कर रहा हूँ इररेलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग, इसको ऐसा क्यों बोल रहे हैं, फिर से वो जो FM में चैप्टर करेंगे अपन फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इन्वेस्टमेंट डिसीजन, वो एग्जाम्पल्स भी आए होगा। मार्केट का सर्वे किया था, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाई थी, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने में 2 लाख का खर्चा आया, बिजनेस करे ना करे, हम कहेंगे ये तो इग्नोर कर दो, ये तो हो ही गया खर्चा, तो संक कॉस्ट। जो खर्चा ऑलरेडी इंकर कर दिया, इररेलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग है, ऑलरेडी इंकर्ड। बस 2 वर्ड्स हाईलाइट करने वाले हैं, एक ऑलरेडी इंकर्ड और दूसरा आपका इररेलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। इसके एग्जांपल्स हाईलाइट करने वाली है, एक तो एडवर्टाइजमेंट का खर्चा, R&D का खर्चा, या फिर स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट या फिक्स फैसिलिटी।
स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट क्यों बोल रहे हैं? स्पेसिफिक आपके ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਾ ਲਈ, ਵਿਕਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੰਕ ਕਾਸਟ है, डुबिया खाता है। मशीन अपन ने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से तैयार करवा ली, बिकेगी है नहीं बाजार में, संक कॉस्ट, डेड कॉस्ट। बिजनेस करो ना करो ये तो खर्चा हो गया। अपन ये जितनी क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ना, एक खर्चा एक से ज्यादा क्लासिफिकेशन में जा सकता है। संक कॉस्ट पे तो कर दिया तो अकाउंटिंग कॉस्ट भी है, इकोनॉमिक कॉस्ट भी है। पे तो कर ही दिया तो अकाउंटिंग कॉस्ट भी है और इकोनॉमिक कॉस्ट भी है और संक कॉस्ट भी है। तो मल्टीपल बेसिस है, एक खर्चा जरूरी नहीं एक कैटेगरी च रहूगा, मल्टीपल कैटेगरीज भी आ सकता है। हिस्टोरिकल कॉस्ट कहते कॉस्ट इनकर्ड इन द पास्ट फॉर एक्विजिशन ऑफ प्रोडक्टिव एसेट। वो अपन करते नहीं कि एसेट्स को किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है अपने, हिस्टोरिक वैल्यू पे, हिस्टोरिक कॉस्ट पे। तो यहीं से याद रखना कि हिस्टोरिक कॉस्ट किसके कंटेक्स्ट में बात हो रही है, एसेट्स के कंटेक्स्ट में। एसेट्स ऐसे लिख लो, एग्जांपल एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट हिस्टोरिक कॉस्ट। फिक्स्ड एसेट इन द बैलेंस शीट, फिक्स्ड एसेट इन बैलेंस शीट आर रिकॉर्डेड एट हिस्टोरिक कॉस्ट। भावेश भाई इंक्रीमेंटल कॉस्ट क्या थी? ओ भावेश, इंक्रीमेंटल कॉस्ट एडिशनल कॉस्ट बस। और आपकी इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या थी? हाँ जी बच्चों, इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या थी? इम्प्लिसिट गुनगुन, द इनकम दैट कुड हैव बीन अर्नड इज इम्प्लिसिट कॉस्ट। जेडी इनकम कमा सकता सी पर मैं नहीं कमाई, वो इनकम है, इधर वर्ड लिखा हुआ मनी, मनी दैट कुड हैव बीन अर्नड। मनी या फिर इनकम, मनी या फिर इनकम दैट कुड हैव बीन अर्नड इज योर इम्प्लिसिट कॉस्ट। जो कमाई कर सकते थे पर हमने नहीं करी। और गौरव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या थी? नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फोरगॉन। फोरगॉन मतलब जो जाने दिया, नहीं किया, ओके, वो भी इम्प्लिसिट कॉस्ट ही होती है। नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, एक और वर्ड है हाईलाइट करने वाला इधर, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव विच हैज बीन फोरगॉन। फोरगॉन वर्ड भी इंपॉर्टेंट है हाईलाइट करने के लिए। नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव जो आपने जाने दिया, फोरगॉन। इनडायरेक्ट कॉस्ट कौन सी यश? इनडायरेक्ट कंज्यूमर टाइप, जो पर यूनिट ऑफ आउटपुट डायरेक्टली ट्रेसेबल नहीं है। पर यूनिट ऑफ आउटपुट कितना एग्जैक्टली नहीं पता, एग्जैक्टली आइडेंटिफाइबल नहीं है, डेफिनेटली आइडेंटिफाइबल नहीं है। ठीक हो गया? मेरे को ये ना कह देना कि सर डिवाइड बाय क्वांटिटी कर दो पर यूनिट आ गया, ऐसे तो सारे खर्चे आ जाएंगे। सीधा सीधा बिना ऐसे डिवाइड बाय किए, सीधा सीधा पता है तो डायरेक्ट कॉस्ट, नहीं पता तो इनडायरेक्ट कॉस्ट। रिप्लेसमेंट कॉस्ट, रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या चीज है? पुरानी मशीन, लैपटॉप लगा पड़ा है ऑलरेडी, अगर हमारा दिल करे कि नहीं यार इसका प्रोसेसर स्लो है, एक नया लैपटॉप लेके आना है 1,20,000 वाला, तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट, इस एसेट को रिप्लेस करने की क्या कॉस्ट लगेगी? 1,20,000 का नया लैपटॉप आएगा, 40,000 इसमें से रिकवर हो जाएगा बेच के, तभी कोई बट्टा जाऊगा, 80,000 आपकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट लग गई। रिप्लेसमेंट क्या चीज है? मनी एक्सपेंडिचर दैट हैज टू बी इंकर्ड फॉर रिप्लेसिंग एन ओल्ड एसेट। बट रिप्लेसमेंट कॉस्ट जब भी बात करते हैं ना, तो कॉस्ट ऑफ रिप्लेसिंग एन ओल्ड एसेट की बात करते हैं। उसके बाद आ गया आपका प्राइवेट कॉस्ट एंड सोशल कॉस्ट। ये अपन मैक्रो में भी करेंगे आगे जाके, इको में। ये क्या सीन है? जेडी कॉस्ट एक फर्म पे कर रही है, प्राइवेट कॉस्ट बिजनेस एंटिटी, पर बिजनेस एंटिटी के एक्शंस क्या सोसाइटी को इंपैक्ट करते हैं? नॉइज पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, सोसाइटी हार्म हो रही है। ठीक हो गया? तो दैट इज योर सोशल कॉस्ट। नॉइज पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन जो कर रहे हो, वो कॉस्ट जो सोसाइटी बियर कर रही है बिजनेस एंटिटी के एक्शंस की वजह से, दैट इज योर सोशल कॉस्ट। सोशल कॉस्ट refers to the cost borne by the society on account of business activity and includes a private cost and external cost. It includes the cost of resources for which the firm is not required to pay, such as the atmosphere। ये देखो, ये क्या चीज है? सोशल कॉस्ट, the cost for which the firm is not required to pay the price, जिसके लिए हम प्राइस पे नहीं कर रहे, दैट इज अ सोशल कॉस्ट।
मैक्रो में करेंगे तो क्लिक कर जाएगा ज़्यादा। एग्जाम्पल बस ये लिख लो, एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन। पर अगर आपको पोल्यूशन करने के लिए टैक्स लगाने लग जाए ना कि 5,000 रुपये आपको भरना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि आप जो वेस्ट है ना वो अपना सोसाइटी में डालते हो, तो वो आपकी प्राइवेट कॉस्ट बन जाएगी। ਜਿਹੜਾ पे करता हो प्राइवेट कॉस्ट, ਜਿਹੜਾ पे नहीं किया पर सोसाइटी ਨੂੰ बीयर करना पै रही है कुछ सोशल कॉस्ट। प्राइवेट कॉस्ट क्या चीज़ है? वो एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट जो फर्म बीयर कर रही है, एक्सप्लिसिट भी और इम्प्लिसिट भी। हाईलाइट करने वाला वर्ड यहाँ पे पता क्या है? इम्प्लिसिट ऑल्सो। कई बार हमें लगेगा प्राइवेट कॉस्ट मतलब सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट जो पे कर रहे हैं, नहीं, एक्सप्लिसिट भी और इम्प्लिसिट भी। मतलब पंजाबी च अगर मैं गल दसा ना, प्राइवेट कॉस्ट मैंने मैटर कर रही होंगी, सोशल कॉस्ट कही अपन मैटर ही नहीं कर रही। अब नॉइस पोल्यूशन हो रहा है, एयर पोल्यूशन हो रहा है, दफा हो गया, हम कहते हैं हमने क्या लेना है, सही है। एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन हम मैटर ही नहीं कर रही। पर हाँ, मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इम्प्यूटेड रेंट कितना है, इम्प्यूटेड सैलरी कितनी है, वो मेरे को मैटर कर रही है। तो प्राइवेट कॉस्ट वो कॉस्ट जो मेरे को मैटर कर रही है, डजंट नेसेसरी पे कर रहे हैं या नहीं। पे तो आप सोशल कॉस्ट के वास्ते भी नहीं करते, पर वो मैंने मैटर भी नहीं करती, कंसर्न ही नहीं आप इन लैके। मैक्रो में पढ़ेंगे तो वहाँ पे यही पढ़ेंगे कि ये सोशल कॉस्ट है जी होंगी है भी, आप कंसर्न नहीं होंगे लैके, है ना, पर सोसाइटी बेयर कर रही होंगी है। फिर सरकार की कर दी है, टैक्सेस लगाती है, जो टैक्सेस लगाती है वो सोशल कॉस्ट घट के प्राइवेट कॉस्ट का पार्ट बन जाता है। जो टैक्स ही लाता फिर आप मैटर कर लगे आप, फिर वो प्राइवेट कॉस्ट बन जाती है। फिर मैं पोल्यूशन कम करने की कोशिश करता हूँ, ऐसी बात है। नेक्स्ट, फिक्स कॉस्ट मतलब हेलो, क्या रेंट इज अ फिक्स कॉस्ट? पर रेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ आउटपुट, क्या वो भी फिक्स है? वो चेंज होता रहता है। तो टोटल में फिक्स रहेगा लेकिन पर यूनिट चेंज होता रहेगा, सही है। इधर थ्योरेटिकली तो आपको पता रहती हैं बातें, पर इंटर में आकर जब कॉस्ट सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल करते हैं ना, सारे जो आपको और दे थे, क्वेश्चन आपको बोलता है कि 10% इंक्रीज कर गई, तो बच्चा करता है फिक्स कॉस्ट पर यूनिट प्लस 10%, गलत हो जाता है काम। फिक्स कॉस्ट की जब भी बात करोगे, छोड़ो ये प्रैक्टिकल चाहे अपन मैटर नहीं है ना, फिक्स कॉस्ट बस ठीक है जो टोटल में फिक्स्ड है आपका। दैट डू नॉट चेंज विद द लेवल ऑफ चेंज इन आउटपुट। ध्यान रखना, जो टोटल में फिक्स रहती है, पर यूनिट फिक्स नहीं रहती, दैट इज योर फिक्स कॉस्ट, रिमेन सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ द आउटपुट। ऑल्टरनेटिव वर्ड्स के आगे इनएस्केपेबल, एस्केप होता है ना बच के निकल जाना, एस्केप बच के निकल जाना, तो इनएस्केपेबल बच के नहीं निकल जा सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते, पड़ेगी पड़ेगी, कैन नॉट बी अवॉइडेड। फिक्स कॉस्ट आप अवॉइड तो कर ही नहीं सकते, तो नाम के आगे इसका इनएस्केपेबल कॉस्ट, अनकंट्रोलेबल कॉस्ट, जो लगेगी लगेगी। नेक्स्ट, शटडाउन कॉस्ट। कई बार क्या होता है, हेलो, सीए में तो ऐसा सीन नहीं है, पर प्लस टू में जब आप थे, गर्मियों की छुट्टियों में, है ना, एक एक महीने की छुट्टियां होती थी, होता था ऐसे। अगर मैं लैंडलॉर्ड को कह दूं कि सर वो गर्मी आ रही है ना, तो एक महीना बच्चों की क्लासेस तो नहीं है, तो रेंट छोड़ दो, क्या छोड़ देगा? रेंट के देना ही पड़ेगा। शटडाउन कॉस्ट, टेम्परेरली शटर ना भी चकांगे, एक महीना अगर मैं भी घूमने चला जाऊँ, जो कि हाइपोथेटिकल है, एक महीना अगर मैं भी घूमने चला जाऊँ, आपको भी छुट्टियां कर दूं, जून का पूरा मंथ 1 से 30 जून, जो बचपन में होता रहा, पर जो इस बार नहीं होगा, 1 जून से 30 जून जो बचपन में छुट्टियां होती थी, जो इस बार नहीं होंगी, अगर हाइपोथेटिकली एक महीना पर शटर ना भी चकिए, तो शटर तो नीचे ही है, तो उसको बोलते हैं टेम्परेरी शटडाउन। कोविड लग गया था, कोविड कहो या फिर लॉकडाउन लग गया था, कोविड लॉकडाउन, तो लॉकडाउन लगा रहा, 2 महीने शटर नहीं चके लोगों ने, तो दुकान शटडाउन करके गए हुए हो।
पर क्या कुछ खर्चे फिर भी चलेंगे चलेंगे लगेंगे लगेंगे, तो वो आपकी शटडाउन कॉस्ट है। शटर ना भी चकिए, शटर थले भी रहे शट डाउन, फिर भी आपका जो खर्चा होना ही होना है, दैट इज योर शटडाउन कॉस्ट। कुछ खर्चा तो होना ही होना है। कुछ खर्चा शटर चक्कांगे तो वधूगा, नहीं तो नहीं वादा। बिजली, एसी, शटर चक्केंगे तो बिजली का मीटर ऑन होगा, अदरवाइज तो चलेगा ही। तो वो कॉस्ट जो शटर थले रहते भी होगा ही होगा, वो शट डाउन कॉस्ट। तो जनरली फिक्स कॉस्ट, कुछ कुछ फिक्स कॉस्ट कैन बी अवॉइडेड, कुछ फिक्स कॉस्ट कैन बी अवॉइडेड ओनली, fixed cost can be avoided only when there are operations are completely closed. बट कुछ कॉस्ट ऐसी होती है जो लगेगी लगेगी, जो कॉस्ट लगेगी लगेगी, दैट इज योर शटडाउन कॉस्ट। कहते हैं कॉस्ट विच विल कंटिन्यू इवन आफ्टर द ऑपरेशंस आर सस्पेंडेड। कॉस्ट जो कंटिन्यू करेगी इवन इफ द ऑपरेशंस आर सस्पेंडेड। ऑपरेशन समझते हो, फैक्ट्री चला नहीं रहे, प्रोडक्शन कर नहीं रहे हैं, फिर भी जो कॉस्ट पड़ेगी पड़ेगी। एग्जाम्पल, स्टोरिंग ऑफ ओल्ड मशीन विच कैन नॉट बी सोल्ड इन द मार्केट। ऐसे एक एग्जाम्पल है तो आप ध्यान रख लेना। एग्जाम्पल, स्टोरिंग ऑफ द ओल्ड मशीन विच कैन नॉट बी सोल्ड इन द ओपन मार्केट। या फिर एग्जाम्पल के लिए आगे आपका रेंट ऑफ बिल्डिंग। देखो जो मेरी एग्जांपल है वो आपको चीज समझाने के लिए, पर जो आईसीआई की एग्जांपल है वो आपको एमसीक्यू में आ सकती है। मेरी एग्जांपल सिर्फ चीज समझाने के लिए, कंसेप्ट समझाने के लिए। तो शटडाउन कॉस्ट कौन सी है मेरे? वो कॉस्ट जो लगेगी इवन आफ्टर ऑपरेशंस आर सस्पेंडेड। ये जो येलो करवाया ये इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल, रेंट ऑफ द बिल्डिंग। कई बार क्या होता है, सुनियो सुनियो, जैसे कि मैं आपको बता दूं, पता नहीं आपको पता है कि नहीं, आप बिल्डिंग बना रहे हैं, पता है आपको? आप बिल्डिंग बना रहे हैं अपनी खुद की, बताएंगे लोकेशन बाद में बताएंगे। तो बिल्डिंग बना रहे हैं, अब वेरी सुन बन जाएगी, होपफुली आपकी इंटर की क्लास उधर ही लगाएंगे, मतलब हाँ अक्टूबर तक तो नहीं बनेगी, लेट्स सी, बताएंगे बाद में। तो जब उस बिल्डिंग में शिफ्ट करेंगे, क्या इधर वाली बिल्डिंग, यहाँ पे तो लैंडलॉर्ड के साथ एक पीरियड के लिए एग्रीमेंट फिक्स है, उस पीरियड का रेंट देना ही पड़ेगा। चाहे हम इधर से ऑपरेशन उधर शिफ्ट भी कर ले, तो इधर तो ऑपरेशन नहीं कर रहे, फिर भी आपको ये रेंट देना ही पड़ेगा। तो दैट इज योर शटडाउन कॉस्ट। एग्रीमेंट फिक्स्ड है। कुछ कमिटेड कॉस्ट, एक और नाम भी होता है इसका, कमिटेड कॉस्ट। आईसीएन ने नहीं लिया तो रहने दो आप, पर एक और वर्ड होता है कमिटेड कॉस्ट। वो कॉस्ट जो प्रॉमिस कर रखी है, अनअवॉइडेबल कॉस्ट। शटडाउन कॉस्ट, अनअवॉइडेबल कॉस्ट। नेक्स्ट, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल एंड स्टेप कॉस्ट। ऐसा भी होता है ना, हेलो, जब आपको घुमाने लेके जाना होता है, जो कि हम नहीं लेके जाएंगे, हम नहीं लेके जाएंगे, नो, पर चलो हाइपोथेटिकल, जब आपको ऐसे घूमने लेके जाना, घुमाने लेके जाना होता है, तो होता है ना यार कि बस में अगर टेम्पो ट्रैवलर अगर हमने करवानी है, तो टेम्पो ट्रैवलर में अगर 26 की कैपेसिटी है, तो हम कहते हैं या तो 26 रहो, या फिर 27 नहीं, सीधा 52। हाँ, ये हम कहेंगे एक बस तो फुल हो गई, अब एक बंदा नहीं चाहिए, या तो अगले इकट्ठे एटलीस्ट 15 बंदे आओ, या तो रहने दो 27वां 28वां 29वां बंदा, 3 बंदे ऊपर ले रहने दो, सिर्फ 26 लेके जाने हैं। होता है ना ऐसा, क्योंकि 26 के बाद एकदम से कॉस्ट क्या बढ़ जाएगी, बस वाले को फिक्स खर्चा, फिक्स रेंट देना ही पड़ेगा, एक और एडिशनल बस आएगी। तो दैट इज योर स्टेप कॉस्ट। 27वां बंदा नाल चले, 28वां 29वां 30वां 52 तक, एक और बस तो नहीं आएगी ना, तो 27वां तो लेके 52 तक टोटल फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट रहेगी। पर 52 तो अगर उत्ते वधांगे, एक बस और लगूगी, 3 बसां दा खर्चा हो जाऊगा,
फिर 52 तो लेके 78 तक कॉस्ट फिर कांस्टेंट होगी। एक तो 26 तक कॉस्ट कांस्टेंट, 27 तो 52 तक कांस्टेंट, फिर बढ़ गई 53 ते 53 तो लेके 78 तक फिर कांस्टेंट। तो पौड़ी चढ़ती जा रही है, पौड़ी पढ़ती चढ़ता जा, जय माता दी करता जा, तो उसका नाम क्या है? स्टेयर या फिर स्टेप वेरिएबल कॉस्ट, स्टेप कॉस्ट। स्टेप कॉस्ट नाम इंपॉर्टेंट है, स्टेयर ठीक है पर स्टेप ज्यादा चलता है, स्टेप कॉस्ट बोलते हैं इसे, स्टेप कॉस्ट, पौड़ी पौड़ी चढ़ता जा। एग्जाम्पल के लिए क्या हो गया? बसेस फॉर पिकनिक और है ना वेकेशन। मैं चाहता हूँ ना आपको, एक तो ना तो आप लेके जाओगे ना घर वाले लेके जाएंगे, फिर भी आप ऐसी बातें कर रहे हो। सही है मेरे, हम भी नहीं जाते थे, आप भी नहीं जाओगे। तो एग्जाम्पल स्कूल वालों के लिए बस कॉस्ट फॉर द पिकनिक, बस कॉस्ट फॉर स्कूल पिकनिक। बस कॉस्ट फॉर स्कूल की पिकनिक, बड़े होकर थोड़ी जाते हैं ऐसे पिकनिक पे, छोटे तो जाते थे। आपको पंजॉय लेके चलेंगे एक दिन, रहने दो कैंसिल। काम तो करते नहीं हो आप। 30 जून तक सिलेबस निपटा दो, 1 जुलाई को चलेंगे पिक पंजॉय। वंडरलैंड नालों बढ़िया है, बेकार है वंडरलैंड। फिर आपको बढ़िया खाना ही मिलता है, खाना भी टेस्टी होता है। 30 जून को निपटा दो, निपटा दोगे? 30 जून को अगर निपटा दिया आपने सिलेबस, 1 जुलाई को लेके चलेंगे। पर अगर 10 जुलाई तक लमक गया फिर कैंसिल। नेक्स्ट सेमी वेरिएबल कॉस्ट। हेलो, कभी कभी आपने ये सुना है कि बिजली का जो किराया होता है, बिजली वाले कहते हैं कि 600 रुपये देने देना है जी। कमर्शियल में ऐसा होता है कि मिनिमम इतना तो लगेगा लगेगा, इसके ऊपर जितने यूनिट्स कंज्यूम करोगे उतना एक्स्ट्रा लगेगा। उसको बोलते हैं सेमी वेरिएबल। सेमी वेरिएबल की फोटो देखो कैसे बन रही है कि अगर जीरो आउटपुट रहेगी तो भी कुछ तो कॉस्ट रहेगी करेगी, और दूसरा जिम्मे जिम्मे आउटपुट बढ़ोगी टोटल कॉस्ट बढ़ती जाऊगी। हेलो, अगर वेरिएबल कॉस्ट की फोटो बनानी हो, वेरिएबल कॉस्ट, अगर वेरिएबल कॉस्ट की फोटो बनानी हो तो वो जीरो से स्टार्ट होगी। अगर आउटपुट जीरो तो कॉस्ट कितनी? जीरो। जैसे जैसे इधर आउटपुट बढ़ती जाएगी उधर वैसे वैसे कॉस्ट बढ़ती जाएगी। तो वेरिएबल कॉस्ट की कुछ फोटो ऐसी रहेगी। पर जी सेमी वेरिएबल कॉस्ट है तो मतलब की है कुछ तो जो फिक्स कंपोनेंट है। बिजली की एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी, कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी, वो जो की है घट्टो घट 500 का बिल तो आना ही आना है, कुछ नहीं कंज्यूम करोगे तभी 500 का भरना ही होगा, और दोबारा अगर यूनिट्स बाद कंज्यूम करोगे तब 500 तो ज्यादा भरना पड़ेगा। तो ये आपकी सेमी वेरिएबल की फोटो ऐसे बनती है। सेमी वेरिएबल कॉस्ट में क्या होता है? दो कंपोनेंट होता है, कुछ फिक्स कंपोनेंट, बाकी का आपका वेरिएबल कंपोनेंट। तो वेरिएबल कॉस्ट तो सिंपल है आपका, और ये वेरिएबल कॉस्ट जो जनरली रिमेन सेम कह दिया, कौन सी सेम रहती है? पर यूनिट वाली या टोटल वाली? पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन सेम। एक वर्ड लिखा है यहाँ पे जनरली, जनरली मतलब ज्यादातर सेम रहते हैं, पर एक्सेप्शन भी हो सकती है क्या? एक्सेप्शन भी हो सकती है, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो जाए, हाँ हो सकती है। क्वांटिटी बाली बढ़ोगी तो सप्लायर अपना रॉ मटेरियल का प्राइस कम कर देता है, तो वेरिएबल कॉस्ट घट जाती है कभी कभी पर यूनिट भी, तो जनरली पर कांस्टेंट रहती है। सेमी वेरिएबल कॉस्ट कौन सी है? एग्जांपल के लिए देखो कौन सी, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस इंक्लूड बोथ अ फिक्स चार्ज एंड अ चार्ज बेस्ड ऑन द कंजम्पशन। बिजली में, कमर्शियल बिजली में क्या होता है, मिनिमम आपको इतना देना ही देना पड़ेगा। अगला क्या आ गया? स्टेयर या फिर स्टेप वेरिएबल कॉस्ट। इसमें क्या होता है, ये देखो एग्जांपल भी ऐसे की, एग्जांपल भी है, कॉस्ट ऑफ सेकंड बस गोइंग फॉर स्टूडेंट्स ट्रिप इफ द फर्स्ट बस गेट्स फुल। हाय मिक्की की जान निकल रही, बार 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 वही एग्जांपल आ रही है। एग्जांपल परफेक्ट एग्जांपल है ना ये। चलो मेरे, कॉस्ट बहुत सारी कर ली पर औखी तो नहीं लगी आई थिंक सो। संक कॉस्ट मतलब संक, ऑलरेडी कमिटेड कॉस्ट, जो डेड होगी, जिसका फायदा वापस से नहीं मिलेगा, ऑलरेडी हैव बीन इंकर्ड।
क्या संक कॉस्ट रेलेवेंट होती है डिसीजन मेकिंग के लिए? नो, इररेलेवेंट। इररेलेवेंट क्यों कहा? सर बिजनेस करो ना करो, बिजनेस प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए तो कॉस्ट इंकर हो ही गई, इग्नोर कर दो उसे। रिप्लेसमेंट कॉस्ट मतलब पुराना एसेट को रिप्लेस करने के लिए जो नए एसेट लेके आएंगे, नए एसेट दी पे परचेज वैल्यू माइनस ओल्ड एसेट दी सेल वैल्यू, इज योर रिप्लेसमेंट कॉस्ट। और इंक्रीमेंटल कॉस्ट, एडिशनल कॉस्ट, और नॉन ट्रेसेबल कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, एक और नाम इसका ओवरहेड। और डायरेक्ट कॉस्ट का एक और नाम इधर लिखियो, ऑल्सो कॉल्ड प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट या फिर प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट या फिर प्राइम कॉस्ट। और इकोनॉमिक कॉस्ट मतलब, इकोनॉमिक कॉस्ट मतलब एक्स, इम्प्लिसिट एंड अकाउंटिंग, ये एक्सप्लिसिट दोनों, ठीक है। ये वो आनंद बताएगा कुछ तो, वो आनंद सोशल कॉस्ट भाई। ठीक है, एग्जांपल ठीक हो गया। मैं कुछ बता रहा हूँ, बताना कि ये सोशल कॉस्ट है या नहीं। वो कॉस्ट जो बिजनेस एंटिटी बियर करती है, वो कॉस्ट जो सोसाइटी बियर करती है, वो कॉस्ट जिसके लिए एंटिटी पे करती है, प्राइवेट कॉस्ट। क्या प्राइवेट, सारी प्राइवेट कॉस्ट के लिए एंटिटी पे कर ही रही है? क्या सारी प्राइवेट कॉस्ट के लिए एंटिटी पे कर ही रही है? नहीं। प्राइवेट कॉस्ट इंक्लूड्स बोथ एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट के लिए तो हम पे ही नहीं कर रहे, गलत हो गए। तो प्राइवेट कॉस्ट मतलब एंटिटी बियर कर रही है पर नॉट नेसेसरी पे कर रही है, दोनों मैटर कर रही है। बियर करना मतलब है ये मैटर कर रहे हैं दोनों, पे हो सकता है कर रहे हो, पे हो सकता है नहीं कर रहे। कैश आउटफ्लो जरूरी नहीं है। आउटले कॉस्ट, आउटले, जल्दी, आउटले कॉस्ट, आउटले, अकाउंटिंग कॉस्ट। आउटले मतलब आउटले, आउटफ्लो, एक्सप्लिसिट कॉस्ट या फिर अकाउंटिंग कॉस्ट। हैवी कवर आउटले कॉस्ट कौन सी है? अकाउंटिंग कॉस्ट जो पे करके आ रहे हो, आउटले। और रिप्लेसमेंट कॉस्ट कौन सी है मनवीर? फिक्स एसेट को रिप्लेस करने के लिए जो कॉस्ट लगी। शटडाउन कॉस्ट कौन सी है भारती? शटडाउन, तेरा नाम क्या है भाई? ग्रीन न्यू। हाँ, शटडाउन को कमिटेड कॉस्ट कह सकते हैं, लिखा हुआ है यहाँ पे नाम, वर्ड कमिटेड। कोई और नाम? शटडाउन वो कॉस्ट सर जो ऑपरेशन बंद करने पे भी कॉस्ट इंकर होगी होगी, इवन इफ द ऑपरेशंस आर सस्पेंडेड। एक और बात बताऊं, यहाँ पे शटडाउन लिखे ना, मेरा मतलब टेम्परेरी शटडाउन है, इंप्लाइड है टेम्परेरी, इंप्लाइड है टेम्परेरी। टेम्परेरी मतलब बिजनेस बेच के नहीं जा रहे, बस शटर नहीं खोल दे, ऑपरेशन नहीं करते, माल नहीं बेचते, पर बिजनेस बेच के नहीं जा रहे। तो शटडाउन का मतलब ही क्या होता है? वर्ड शटडाउन ऑलवेज इज टेम्परेरी। टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस, टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस। ऐसे कई बार क्या होता है कि घर पे बुजुर्ग ढीले होते हैं, तो घर पे अगर बुजुर्ग ढीले हैं तो कई बार दुकान नहीं चला सकते, हफ्ता 10 दिन 20 दिन दुकान एक बार शटर नीचे रखना पड़ जाता है, तो वो शटडाउन कॉस्ट है। 20 दिन महीना दुकान नहीं खोली पर फिर भी रेडी कॉस्ट पै रही है, तो शटडाउन कॉस्ट है। चले आगे चले। चलो,
मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान सुनना। आपकी एमपी का कैसे जाती थी? एमपी जैसे जैसे आप लेबर बढ़ाते थे वैसे वैसे आउटपुट एमपी का पहले ऊपर जाती, उसके बाद क्या नेगेटिव भी जाती? यस। और एपी का, एपी 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 और एमपी, एमपी ऊपर से आके एपी को कट करेगी। जहां पे एपी को कट करेगी क्या वो एपी का पीक पॉइंट होगा? तो एपी का टॉप ते कट कराना, एपी दे टॉप ते कट कराना, उदू बाद एपी देख दियो। एपी ध्यान की रखना है, एपी एमपी कट्स एपी व्हेन एपी इज अ मैक्सिमम, मोस्ट क्रिटिकल पॉइंट। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्रिटिकल पॉइंट, स्टेज 1 कहां पे खत्म होगी? जहां पे एमपी का टॉप, जहां पे एपी का टॉप, एपी का टॉप। स्टेज 1 एंड वेयर एपी मैक्सिमम। बंद करना है, केड़ा करता उठाओ इन्हें, अंतिम हो गया ना? जागदा है, सुनना है, खड़ा हो, पक्का बंद कर, खड़ा हो, पक्का बंद कर। जागदा है, सुनदा है, हेड डाउन करके सुने नहीं जाता ब्रो, ऊपरले बटन। हाँ देखो मैं भी आप ही की एज से निकला हूं और रिसेंट ही निकला हूं, मैं बड़ा पुराना बंदा नहीं है। हेड डाउन करके करे सुने जाता ही नहीं, 2 मिनट बाद नींद आनी तय, कंफर्म है, बाउंड टू हैपन है ये। कर ला गुरु, नंबर तो टपाना ही है कंफर्म। टप दियो, रब सुख रखिए। और ऊपर बैठ, इधर क्या कर रहा है? एंट्री क्लास में बैठ। चलो एमपी और एपी दो हो गए। जहां पे एमपी टॉप है वहां पे क्या नाम था? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक हो गया। और जेडी टीपी कब चलती है? वो एपी के हिसाब से चलती है, एमपी के हिसाब से चलती है? टीपी एमपी हिसाब नाल। टीपी की फोटो किमें बनती सी अपनी? इधर इसी फोटो में बना देता हूं। वैसे टेक्निकली नहीं बननी चाहिए, एक चार्ट में नहीं बननी चाहिए, क्योंकि अगर इतने एमपी 10 है, 11 है, 12 है, टीपी तो 10 + 11 21 हो गया, 21 + 12 33 हो गया। तो इस चार्ट में नहीं बननी चाहिए आइडली, पर मैं चलो बना रहा हूं। जेडी अपन टीपी बनानी है एमपी के सामने बनानी है। ये कच्चा आ गया, ये भी आ गया, और आपका ये भी आ गया। जब तक आपकी फिर तो टीपी जी चलूगी एमपी के सामने, टोटल वाली चलूगी मार्जिनल के सामने। जब तक एमपी आपकी बढ़ रही थी टीपी बढ़ेगी, बट एट इंक्रीजिंग रेट। उसकी फोटो कैसी बनेगी? कुछ इस तरह से, इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट। उसके बाद इंक्रीज एट डिमिनिशिंग रेट। कहां तक? स्टेज 1 तक या सीधे तक? स्टेज 2 तक बढ़ेगी, बट एट डिमिनिशिंग रेट। बढ़ेगी क्यों? क्योंकि एमपी पॉजिटिव है, एमपी प्लस है ना, तो टीपी कुछ तो जाके प्लस ही होता है, तो टीपी बढ़ूगी। पर हर बार घट बढ़ रही है, हर बार घट प्लस हो रहा है, तो इंक्रीज है डिमिनिशिंग रेट, पर बढ़ूगी, घटती नहीं। तू की कहना फिर तो बोल।
टीपी मैक्सिमम होगी कदों? स्टेज 1 ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਸਟੇਜ 2 ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ। टीपी मैक्सिमम ਕਿੱਥੇ ਹੋਊਗੀ? ਸਟੇਜ 2 ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ। ਸਟੇਜ 2 ਦਾ ਐਂਡ ਇਹ ਹੈ, एंड ऑफ स्टेज 2, एंड ऑफ स्टेज 2। ये मैं प्रोडक्शन चैप्टर कर रहा हूँ, कॉस्ट चैप्टर कर रहा हूँ? प्रोडक्शन कर रहा हूँ मेरे, रिकॉल करवा रहा हूँ, रिवाइज करवा रहा हूँ, बहुत क्रिटिकल है क्योंकि वेडनेसडे आपका इसका टेस्ट भी है ना, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट का, तो एक बार रिवाइज करा रहा हूँ वेडनेसडे को प्रोडक्शन एंड कॉस्ट का टेस्ट। तो एंड ऑफ स्टेज 2 प्रोडक्शन एंड कॉस्ट दोनों इकट्ठा चैप्टर 3 है ये टोटल। एंड ऑफ स्टेज 2 तक टीपी बढ़ोगी बट एट डिमिनिशिंग रेट, तो इसकी फोटो कुछ इस तरह से बनेगी और ये ऊपर तक एक्सटेंड होगा। ठीक हो गया मेरे? एक हमने एमसीक्यू किया था, वो बताना। कहते टीपी फ्लैटन आउट होनी शुरू होती है, बिगिंस टू फ्लैटन आउट। टीपी कर्व, टीपी बिगिंस टू फ्लैटन आउट आफ्टर विच स्टेज? स्टेज 1 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं था वहां पे। आफ्टर स्टेज 1, आफ्टर स्टेज 2 begins to flatten after stage 1, after stage 2। stage 1 या 2 begins to flatten। एक मिनट, यहाँ पे stage 2 है, stage 2 का एंड कहाँ पे था? जब एमपी क्या थी आपकी? 0। जब आपकी एमपी 0, टीपी क्या है? मैक्स। टीपी इज मैक्स। और ये वाली कौन सी स्टेज है आपकी उसके बाद वाली? नेगेटिव रिटर्न। स्टेज 2, 3, स्टेज 3 नेगेटिव रिटर्न, डिमिनिशिंग रिटर्न। अलग अलग है डिमिनिशिंग और नेगेटिव रिटर्न। डिमिनिशिंग रिटर्न मतलब कट आ रही है पर पॉजिटिव है, नेगेटिव मतलब आउटपुट कटने लगी। डिमिनिशिंग रिटर्न किसका नाम था? स्टेज 2 ए या बी? स्टेज 2 ए या बी? ए और स्टेज 2। स्टेज 2 नाम क्या रहा इसका? डिमिनिशिंग रिटर्न। टीपी बिगिंस टू फ्लैटन आउट कब? आफ्टर स्टेज 1, आफ्टर स्टेज 2। आफ्टर स्टेज 1 टीपी बिगिंस टू फ्लैटन आउट, आफ्टर स्टेज 2 तो टीपी बिगिंस टू फॉल। तो अगर देखें तो यहां तक तो टीपी स्टीप थी, यहां पे टीपी फ्लैट आउट होने लगी। एक बता ना, स्लोप ऑफ टीपी, स्लोप ऑफ टीपी आफ्टर स्टेज 1 बढ़ती है कम होती है? स्लोप आफ्टर स्टेज 1 स्लोप बढ़ती है कम होती है? कम होती है। स्लोप कटना मतलब झूठी नहीं आनी, फ्लैट। स्लोप बढ़ना मतलब झूठी आऊगी। इधर स्टेज 1 में अगर रहोगे तो झूठी आऊगी, देखो यूं नीचे, स्लोप झूठी है। और इधर अगर फ्लैट हो गया मतलब स्लोप कट है। वैसे स्लोप के ऊपर कोई एमसीक्यू है नहीं, पर क्या पता। तो अगर फ्लैटन आउट हो रही है उसका मतलब ही क्या है? स्लोप कम होने लगती है। ये ना अपनी प्रोडक्शन वाले चैप्टर में नहीं था, आप इधर ही लिख लो। ये वाले पेज पे खड़े हो आप, पेज नंबर 61 पे, पेज नंबर 61 पे इधर ही ऊपर लिख लो एक एमसीक्यू हमारा, इतना का डब्बा बना के। तो यार टीपी बिगिंस टू फ्लैटन आफ्टर स्टेज 1। टीपी बिगिंस टू फ्लैटन आफ्टर स्टेज 1। मेरे आपने एमसीक्यू किए थे, आपने देखा था इस चार्ट्स के ऊपर बहुत सारे एमसीक्यूज टिके हुए हैं। प्लीज ऐसे नंबर ना कटाओ। आपको बार बताता हूं,
जितना आपने कर लिया ना प्रोडक्शन और कॉस्ट, डिमांड सप्लाई, इतना कि आपको अच्छे से आता था। इसके बाद जितना सिलेबस रह गया ना, काफ़ी चीज़ें उसमें नहीं है। पुराने वाला हद मार के थोड़ा सा मार्केट फॉर्म में थोड़ा बहुत आता होगा आपको, पर ज़्यादा नहीं। तो जितना का आता था वो होने लग गया। इसके बाद तो अभी नया नया चीज़ें आने लगेंगी। ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ है वही सौखा है, नवे बहुत कुछ है, नंबर इन्ना च ही आने हैं पुराने च। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन आपका रिकॉल हो गया। अब हमारी बात सुनो, थ्योरी ऑफ कॉस्ट। फिर हमने फोटो कैसे बनाई थी, एक एक लेबर बढ़ रही है। मेरी बात सुनो, लेबर को अगर आप तनख्वाह कितनी देते हो, 200 रुपया प्रति दिन, वेज कितनी है आपकी, 200 रुपया एक दिन का। एक लेबरर 200 पे करना है, एक और लेबरर हायर कर लिया, कितना पे कर दिया, उसको भी 200 पे किया, एक और लेबरर हायर कर दिया, उसको भी 200 पे किया। पर पहला बंदा आउटपुट 8 यूनिट देके गया, तो 200/8 पर यूनिट कॉस्ट कितनी हो गई, 200/8, 200/8 25 रुपये। आउटपुट कितनी देके गया पहला बंदा, 8 यूनिट दी, तो कॉस्ट पर यूनिट कितनी पड़ी, 25। पर जो दूजा बंदा आया, एमपी आपका बढ़ रहा था धीरे धीरे, जैसे जैसे बढ़ा रहे थे। तो पहले बंदे ने अगर 8 दिते सी आउटपुट, तो दूजा बंदा आउटपुट कितनी दे रहा है, 10। पर दूजे बंदे ने भी दिहाड़ी कितनी देनी है, 200 ही देनी है। ठीक हो गया। तो 200/10 कॉस्ट कितनी रहेगी पर यूनिट, 20। पहले 8 यूनिट बनाने की कॉस्ट कितनी सी, 25 पर यूनिट। पर अगले 10 यूनिट बनाने की कॉस्ट कितनी सी, 20 रुपये पर यूनिट। तीजा लेबरर लेके आए, जो तीसरा लेबरर लेके आए उसको भी कितनी दिहाड़ी दी आपने, 200। पर उसने यूनिट्स कितनी बनाई, 12। अब 200/12, कैलकुलेटर 17, तो 17 पॉइंट समथिंग आ गया, 16 पॉइंट समथिंग आ गया, जो भी आ गया। तो अप्रॉक्सीमेट 17 रुपये पर यूनिट आपकी कॉस्ट पड़ी। तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि जैसे जैसे लेबरर बढ़ा रहे हैं, वो जो आउटपुट बढ़ रही है, क्योंकि उसकी आउटपुट बढ़ रही है तो कॉस्ट पर यूनिट कम हो रहा है। जैसे जैसे उसकी आउटपुट बढ़ रही है, कॉस्ट पर यूनिट कम हो रहा है। तो जब तक एमपी बढ़ेगा तब तक, जब तक सूरज चांद रहेगा, हेलो सुनना, तीन क्या है सिंपल, भी सर एडिशनल बंदा लाने ਉਹਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਲੇਬਰਰ ਦੀ, पर लेबरर ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਤਾਂ ਉਨੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, कॉस्ट पर यूनिट घट रही है। तो जब तक एमपी बढ़ेगी एमसी अपनी घटती जाऊगी, एमसी 25 तो 20 रहेगी, 20 तो 17 रहेगी मार्जिनल कॉस्ट। जब तक एमपी बढ़ेगी तब तक मार्जिनल कॉस्ट आपकी कम होगी। उसके बाद एमपी तो आपकी कम होने लग गई, मतलब आउटपुट घट आने लग गई। मतलब ये हो गया भी ऐतकी अगर 10 यूनिट 12 यूनिट बनाती सी, तो चौथे बंदे ने कितनी यूनिटा बनाई, 10 ही रह गया वापस, तो कॉस्ट कितनी होगी, 20। पंजवा बंदा लाया, उन्हें 8 ही बना पाया बेचारा, तो कॉस्ट कितनी होगी, 25। तो ये जो कॉस्ट बना रहा हूँ ना मैं, एमसी बना रहा हूँ, क्योंकि इधर भी क्या लिखा था मैंने, एमपी। जैसे जैसे एमपी आपकी पहले बढ़ी बाद में कम होने लग गई, जिवें जिवें एमपी बढ़ रही है एमसी घट रही है, एमपी घटन लगी एमसी बढ़न लग गई। दिस इज योर एमसी कर्व। पहली कर्व बन गई एमसी, दूसरी बनानी है आपने, अच्छा तो कि मार्जिनल कॉस्ट। एक मेरे को बात बताओ, फिक्स कॉस्ट तो सेम ही रहती है, टोटल में सेम रहती है, पर यूनिट सेम रहती है, टोटल में सेम रहती है, पर यूनिट सेम रहती है, टोटल टोटल सेम रहती है। तो ये रही आपकी टोटल कॉस्ट कर्व।
कौन सी वाली है ये? TFC, टोटल फिक्स कॉस्ट क्या रहती है आपकी? कांस्टेंट। अपन नीचे क्या रख रहे हैं? अपन नीचे रख रहे हैं आउटपुट, नीचे क्या रख रहे हैं? आउटपुट। और वाई एक्सिस पे क्या रख रहे हैं हम? कॉस्ट। क्योंकि आपकी TFC, टोटल फिक्स कॉस्ट तो कांस्टेंट है, रेंट उतना ही है आपका फिक्स कॉस्ट, डिवाइड बाय जैसे जैसे यूनिट बढ़ती जाएगी पर यूनिट फिक्स कॉस्ट आपकी कम होती जाएगी। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट की फोटो कुछ इस तरीके से बनेगी। किसकी? एवरेज फिक्स कॉस्ट। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट की कैसे बनेगी फोटो? कुछ इस तरह से सर, पहले तो बहुत ज्यादा गिरेगी, फिर हौली हौली कट गिरोगी। कट क्यों गिरती है? एग्जांपल ले लो, आपकी फिक्स कॉस्ट कितनी मान के चले? 2000 पर मंथ मान के चलते हैं, ठीक हो गया। तो टोटल आउटपुट पहले आपकी स्टार्टिंग 8, फिर आपकी 10 और जुड़ गई 18, फिर आपकी कितनी हो गई? बढ़ाते चलो, दो दो 18 से 10 बताया 28, 30, 45, ठीक हो गया। 15 जोड़िया 60, 65। तो एवरेज निकालना पर यूनिट, पहले कितनी है? 2000 बटा 8, 250। 2000 बटा 18, उदू बाद बटा 30, 2000 बटा 30, 2000 बटा 45, 44, 2000 बटा 65, 30 पॉइंट। तब पहला कितनी कटी? 250 सीधा 111, सीधा 140 कटेगी। उसके बाद कितनी कटी? 50 रुपए। तो पहले कितनी कटी? 140, बाद कितनी कटी? 50, बाद कितनी कटी? 22, बाद कितनी कटी? 14। तो पहला 140 कटी है ना, 60 कटी। तब पहला बाली कट रही है और वो थोड़ी 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 कटने लगी, वो एवरेज फिक्स कॉस्ट। इसको तो बाली गिरी, उसके बाद कट गिरने लगी। पर क्या एवरेज फिक्स कॉस्ट कभी एक्स एक्सिस को टच करेगी? नहीं, क्योंकि सर कुछ तो एग्जिस्ट करेगी, जीरो थोड़ी हो जाएगी, कुछ तो रहेगी। पर हाँ, एक्स एक्सिस के नियर आती जाएगी, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ती जाएगी एक्स एक्सिस के करीब आती जाएगी। कौन सी वाली? एवरेज फिक्स कॉस्ट। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि सबसे पहले अपन ने फोटो किसकी बनाई? पहले अपन ने फोटो किसकी बनाई? पहले अपन ने बनाया था एमपी। एमपी के हिसाब से अपन ने क्या बना दिया? टीपी। तीजे नंबर ते अपन बनाता एपी। एमपी टीपी एपी, बस तीन नहीं सी। पर जब कॉस्ट का चैप्टर चलेगा, पहले एमपी के हिसाब से क्या बना दोगे आप? एमसी। एमपी वधी तो एमपी गिर गई, जिथे एमपी टॉप उत्थे एमसी बॉटम, जहां पे एमपी टॉप वहां पे एमसी बॉटम। एमसी बॉटम कहां पे? एमसी बॉटम कहां पे? वेयर? वेयर? एमपी टॉप, जहां पे एमपी टॉप एमसी बॉटम, ठीक हो गया। नेक्स्ट, उसके बाद अपन ने कौन सी बना दी? टीएफसी और एएफसी बना दी। टीएफसी और एएफसी। नेक्स्ट, एमसी के हिसाब से आप बनाओगे टोटल वेरिएबल कॉस्ट, फिर आप बनाओगे, पहले टोटल वेरिएबल कॉस्ट बनाते हैं। देखो, आउटपुट बढ़ रही है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी कम होगी? टोटल वेरिएबल कॉस्ट, आउटपुट बढ़ रही है, आउटपुट बढ़ रही है। बस पहले आप लेबर एक बंदा सी, उन्होंने 200 ਦਿੰਦੇ ਸੀ, दूजा बंदा आ गया, उन्होंने कितना देने लगे? 200 और 400, एक और बंदा आ गया, कितना देने लगे? 600। तो आपकी कॉस्ट तो बढ़ी रही है। तो वैसे बात देखें, पहला लेबर 200, दूजा लेबर टोटल कितनी होगी? 400, एक और लेबर आ गया, कितनी होगी? 600, एक और लेबर आ गया, कितनी होगी? 800, एक और आ गया, कितनी होगी? वो जी वध रही है कॉन्स्टेंट रेट से वध रही है कि डिफरेंट रेट से वध रही है? फिर स्लोप किमें बननी चाहिए? स्ट्रेट लाइन के कर्व बननी चाहिए? पर टीवीसी की कर्व कर्व होती है, स्ट्रेट लाइन होती है? झोल कहाँ पे है? झोल कहाँ पे है? जो फोटो बनेगी वो तो कर्व बनेगी। पर अगर देखिए 200 + 200, 400 + 200, 600 + 200, 800 + 200, 1000, स्ट्रेट लाइन बन गई उत्ते नु। झोल कहाँ पे है?
अच्छा, फिक्स कॉस्ट होगी 200। हाँ, लेबर को तो देना ही देना है। लेबर, अच्छा लेबर को देना ही देना है कि जिन्ना बद लेबर हायर करोगे उन्नी बद पे करना है। लेबर क्या फिक्स कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है? चलो फिर से रिकंसिडर कर लो अपना क्यों। कौन बताएगा मेरे को? बढ़िया पॉइंट है ये, बुक खोल लो, बुक देख लो, शायद पता लग जाए। तुसी आपकी कहानी ना मारो, ठीक है? ये जो आप बात बता रहे हो ना, यश भी कह रहे आउटपुट, ये भी कह रहे आउटपुट, गलत नहीं, आउटपुट सही है। पर मैनू सॉलिड तरीके ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਓ ਵੀ ਭਾਈ जिस हिसाब ਨਾਲ एग्जांपल बन रही है भी 200 400 600 स्ट्रेट कर्व बन गई उत्ते ਨੂੰ बेंड किवें आंदे, कर्व किवें आंदे, तो स्ट्रेट लाइन बन गई। सॉलिड रीजन दो, सॉलिड रीजन नहीं है, मैं तुम सॉलिड रीजन दूंगा। तो ये जनरल पूरी आने हो, आउटपुट बढ़ोगी तो प्रोडक्शन बढ़ोगी तो कॉस्ट बढ़ोगी। मतलब हाँ भी तो ना भी, दोनों गल है। को बता रहा है जल्दी कि मैं बता दूँ निपटाऊँ काम, मैं दस ही दूंगा फिर। आए कदों बनूगी टीवीसी कर्व, आए कदों बनूगी फिर कॉन्स्टेंट? हाँ मैं तो कह रहा हूँ 200 प्लस 400, 200 ਵਧਾਈ ਜਾਓ, कॉन्स्टेंट सीधी बन जाऊगी। ਉਹ ਐਂ ਕਹੋ ਸਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਹੋਊਗੀ ਆਪਣੀ ਕੋਸਟ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੋਊਗੀ ਲੇਬਰ, ਇੱਕ ਲੇਬਰ 200, ਦੋ ਲੇਬਰ 400, ਤਿੰਨ ਲੇਬਰ 600। ਪਰ ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਫੋਟੋ ਬਣਾਈ ਜੰਨੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ एक्स एक्सिस ਤੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਲੇਬਰ ਰੱਖੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਝੋਲ है। तो आप आउटपुट आउटपुट करी जा रहे हो, आउटपुट आउटपुट आउटपुट। मेरे को ये बताओ भाई, एक्स एक्सिस पे जो एलिमेंट रखा हुआ है ना सर, उसमें फर्क है। एक्स एक्सिस पे अगर आप लेबर रखोगे ना तो आपकी ऐसे स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। और अपा जो कर रहे होते हैं एनालिसिस, वो विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट कर रहे होते हैं। एक्स एक्सिस पे लेबर नहीं रख रहे, एक्स एक्सिस पे आउटपुट रख रहे हैं। कल जितू ले ना 100 रुपये तो भाई दो रखे सी, एक 20 ਤੇ ਇੱਕ 35, 35 ले ले लिया। कल तो 3 सैट लेके आया ਸੀ ना, ਉਹ ਇੱਕ 20 ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਇੱਕ 15 15 20 ਤੇ 15 ਐ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋ। 35 ਇੱਕ ਹੈ, 20 ਇੱਕ ਹੈ। 20 ਤਾਂ ਅੰਕੂ ਸਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਉੱਤੇ ਹੀ ਦੇ ਦੇ, 35 ਥੱਲੇ ਲਿਆ ਤੇ 35 ਰੁਪਏ 15 ਹੋਰ ਉਤੋਂ ਲੈਣੀ ਸੌਫਟ ਵਾਲੇ ਤੋਂ। 35 ਕਿਤਾਬਾਂ ਥੱਲੇ ਲੈਣੀ, ਦੇਖ ਲਈ ਖੋਲੀ, ਉਹ ਕੁਆਂਟ ਹੈ ਲੰਬੇ ਲੋਟ। अंकु सर दिखा दी, अंकु सर दस देंगे तिन्ने है ना, तिन्ने अंकु सर को लेनी सर दस देंगे। एक इंटर दी लो उत्थे रख लेंगे, अकाउंट दी थल्ले नहीं। पहले उत्ते जा, अंकु सर नु दे दी। हेलो हेलो, ओए ओए, बात समझ गया आपका? नहीं, दिक्कत क्या है, ऐसी वाली कर्व बन जाएगी पर कब बनेगी? जब यहाँ पे लेबर रखें। पर हम विद रिस्पेक्ट टू लेबर बात नहीं कर रहे, विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट बात कर रहे हैं। ओके, लॉजिक खोलो अपने, ऐसे ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग करो, चीजें समझो। चलो एमसी बना ली। अब टोटल कॉस्ट आपकी बढ़ी रही है तो पता लग गया, टोटल कॉस्ट ऑफ 200 400 600 आई जा रही है, टोटल कॉस्ट बढ़ रही है, पता लग गया। जैसे जैसे लेबर बढ़ा रहे हो, टोटल वेरिएबल कॉस्ट टीबीसी। कंसेप्ट इन्हें ना खराब कराया करो कि कुछ समझाने के लिए मतलब जमा ही ऐसी तैसी फेर दो, लेबर आपकी वेरिएबल ही रहेगी, जमा ऐसी तैसी फेर देते हो। देखो इतों ये पता लग गया भी कॉस्ट बढ़ रही है 200 400 600, ठीक हो गया। मैं तो और कुछ नहीं दसना चाहता, एक ये दसना चाहता कॉस्ट बढ़ रही है। चलो क्यों बढ़ रही है? एडिशनल कॉस्ट बढ़ रही है,
पर हर वारी एक बारी एमसी गिर रही है तो ਵੱਧਦਾ ਰਹੀ है कॉस्ट, पर हर बार पहला नालों घट बढ़ रही है। कदों तक? ਜਦੋਂ तक एमसी घट रही है। तो जब तक एमसी गिरेगी तब तक टीवीसी बढ़ेगी, पर एट डिमिनिशिंग रेट, डिक्रीजिंग रेट, पहले से कम बढ़ेगी। तो बस एक ही फोटो बहुत है, एक ही लाइन बहुत है, दूसरी तरफ लोड नहीं है। जब तक एमसी गिरेगी तब तक टीवीसी बढ़ेगी, पर एट डिमिनिशिंग रेट। तो डिमिनिशिंग रेट बढ़ेगी तो ऐसे, ये देखो ऐसे डिमिनिशिंग। इसमें कैसे पता लगता है डिमिनिशिंग? ए वाला एरिया और आ वाला एरिया, ए और बी, स्लोप कितने ज्यादा है? तो पहले बढ़ने का रेट ज्यादा था, उसके बाद बढ़ने का रेट कम हो गया। तो फोटो में दिख रहा है हमें स्लोप घट रही है, वजन द रेट घट रहा है। और उसके बाद एमसी बढ़ रही है तो ये बढ़ेगी एट इंक्रीजिंग रेट। कौन सी बनाई है अपन ने? ये टीवीसी बनाई है। कैसे देख लो, ये और ये, ए और बी, स्लोप कितने ज्यादा है? बीच ज्यादा बढ़ रही है, एमसी बढ़ रही है तो ये ज्यादा फोर तेज बढ़ रही है। टीबीसी की फोटो बन गई। टीबीसी किस हिसाब से बनेगी? एमसी के हिसाब से। एमसी किस हिसाब से बन रही थी? एमपी के हिसाब से। ठीक हो गया। एक बार होता ना, जहां पे एमसी बॉटम है, क्या ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, एंड ऑफ स्टेज 1 है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, एंड ऑफ स्टेज 1 है? देख लो, स्टेज 1 का एंड तो नहीं है सर, क्योंकि एमपी जिथे चेंज होंदा सी वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन सी। तो ये भी क्या है आपका? एट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो टीवी सीधा जिथे रेट चेंज हो रहा है, ये भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। को मुश्किल तो नहीं है यार? जिस स्टेप्स में मैं बना रहा हूं ना, अगर इसी स्टेप में, इसी सीक्वेंस में बनाओगे ना, फिर समझ में आएगी कहानी। अदरवाइज तो आप कहोगे लकीरें हैं, इधर को चली उधर को चली, समझ नहीं आई सर। सीक्वेंस, जिस सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखो, मैंने आपको बुक में हाथ से लिख के भी दिया सीक्वेंस, इसी सीक्वेंस में बनाओगे तो चीज समझोगे। एमपी के बाद टीपी बनाओ, टीपी के बाद एपी बनाओ, एमपी के हिसाब से एमसी बनाओ, एमसी के बाद टीवीसी बनाओ, टीसी और टीएफसी बनाओ। इसमें भी पहले टीएफसी बनाओ फिर टीसी बनाओ। टीवीसी, टीएफसी इधर से काट के ना, पहले टीएफसी बनाओ, पहले टीवीसी फिर टीएफसी फिर टीसी, फिर एबीसी बनाओ एमसी के हिसाब से, फिर एफसी बनाओ, फिर एसी बनाओ। टीएफसी इधर काट के ऊपर कर दो कि पहले आप टीवीसी फिर टीएफसी फिर टीसी। इस सीक्वेंस में बनाओगे, बनेगी, समझ में भी आएगी। अदरवाइज यूं इधर को, यूं उधर को। जल्दी करो, यूं यूं करते करते 10:30 बज गए। टीवीसी बन गई, टीएफसी बन गई। अब हमारी बात सुनो, टीसी कैसे बनेगी भाई? टीसी इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट इक्वल टू, टोटल कॉस्ट इक्वल टू टीवीसी प्लस टीएफसी। अगर आपकी जीरो लेवल ऑफ, इधर क्या है, और इधर क्या है, लेबर क्या, आउटपुट, आउटपुट। अगर आपकी आउटपुट जीरो थी, अगर आपकी आउटपुट क्या थी, जीरो, तो भी टीएफसी कुछ तो बढ़ रही थी, तो इधर से शुरू होगा काम। एक और बात, ये जो गैप है ना, अगर आपकी टीएफसी 2000, टीवीसी आपकी 2 है ते इतने मान लो 3000 है, तो टीसी कितनी होगी? 2 + 3 5, तो इधर होगी 5000। और इतने अगर अपनी ये मान लो 4000 होगी, तो कितनी होगी? 2 एसी, 2 ते 4 6000। तो मतलब इनमें गैप पहले कितना था? 2000। इनमें भी अभी भी गैप कितना है? 2000। तो यहाँ से क्या क्रक्स निकला कि वो गैप 2000 के चलेगा कांस्टेंट, और वो 2000 क्या है आपकी जितनी फिक्स कॉस्ट है। टीवीसी और टीसी सेम गैप चलेगा, और वो गैप क्या रहेगा? टीएफसी का। टीसी इज इक्वल टू टीवीसी प्लस टीएफसी, टीएफसी कांस्टेंट है तो गैप कांस्टेंट है। तो इसकी जो फोटो बनेगी ना, कुछ इस तरह से बनेगी, 2 टुकड़ों में। पहले तो ऐसे, उसके बाद ऐसे। किसकी फोटो है ये?
टीसी के स्टार्ट क्या ध्यान क्या रखना है, स्टार्ट कहाँ से होगी, ये मैंने स्टार्ट यहाँ से गलत कर दी, स्टार्ट यहाँ से होगी, है स्टार्ट कितना होगी, है टीएफसी ते टीसी कट्ठे स्टार्ट होनी है, टीएफसी और टीसी कट्ठे स्टार्ट होगी, जीरो लेवल पे जितनी टीएफसी उतनी टीसी, टीवीसी तो जीरो है, टीएफसी एंड टीसी स्टार्ट टुगेदर। ये पॉइंट पे आप गलती करते हो, क्योंकि अपने को गैप ध्यान में रहता है ना, तो आप इधर से शुरू कर देते हैं, या तो हवा से शुरू कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, पर वाई एक्सिस तो कितने होर पॉइंट तो नहीं स्टार्ट करनी, वाई एक्सिस तो स्टार्ट करनी है तो टीएफसी के नाल स्टार्ट करनी है, या फिर बचा लो चक लो तभी ठीक है, या तो हवा जी चक लो यार, समझ गए मेरी बात, या तो हवा में से डालो, पर अगर वाई एक्सिस टच करानी है फिर इत्थों नहीं टच करा सकते, टीएफसी के नाल ही टच करानी है, टीएफसी एंड टीसी स्टार्ट टुगेदर। आपको ये सारी चीजें जो एक्स्ट्रा मैं लिखवाऊंगा बुक पे, समझ लो पहले, टीएफसी बन गई, टीसी बन गई, टीवीसी बन गई, अब आ जाओ एएफसी बन गई, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पहले गिरेगी फिर ऊपर जाएगी, एमसीबी क्या थी, पहले गिर रही थी फिर ऊपर जा रही थी, सिमिलरली एबीसी और एसी, एबीसी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पहले गिरेगी फिर ऊपर जाएगी, ध्यान क्या रखना है, एपी एमपी बढ़ रही सी, एपी बढ़ रही सी, एमपी गिरन लगी, एपी गिरन लगी, सही हो गया। एग्रेसिव कौन है ज्यादा, मार्जिनल वाला, मार्जिनल वाला ज्यादा एग्रेसिव है, जो भी करेगा मार्जिनल ज्यादा करेगा, मार्जिनल बढ़ रहा है ज्यादा बढ़ेगा, मार्जिनल गिर रहा है ज्यादा गिरेगा, एमपी बढ़ रहा है तो एपी भी बढ़ूगा, एमपी गिर रहे हैं तो एपी भी गिरूगा, पर मार्जिनल वाला ज्यादा करूँ जो भी करूँ, सेम इधर मार्जिनल कॉस्ट घट रही है, एवरेज कॉस्ट घटू, मार्जिनल कॉस्ट बढ़ रही है, एवरेज कॉस्ट बढ़ू, पर जो तो घट रही है तो मार्जिनल ज्यादा घटू, एवरेज किधर रहेगा, मार्जिनल के ऊपर मार्जिनल के नीचे, एवरेज मार्जिनल ज्यादा गिरू एवरेज ज्यादा गिरू, टाइम नीवा रहूगा एवरेज ऊपर रहूगा, और जो तो बधू केड़ा ज्यादा बधू, मार्जिनल, तो फिर उत्ते केड़ा रहूगा और एवरेज रहूगा नीचे, ठीक हो गया। जब गिरेगा तो मार्जिनल ज्यादा गिरेगा तो नीचे रहेगा, एवरेज ऊपर रहेगा, जब मार्जिनल चढ़ेगा तो ज्यादा चढ़ेगा, मार्जिनल ऊपर रहेगा एवरेज नीचे रहेगा, गोट इट, पंजाबी च गल ये यार, जेड़ा भी पंच हो गया, अगर तू सुन रहा होता जो तो मैं चुप कराई तो रेखा खुलिया चाहिए सी, सही है, चपकी लगी थी ना थोड़ी जी, ये बंदा पढ़ता है पर सोता बहुत है, तो मतलब यही नहीं है कि खाली नींद हराम होगी तभी पढ़ाई होगी, ऐसा नहीं है, ये बंच बादू सोना है, सही है मेरी गल, सही है, हाँ के ना, ये कोई गलत नहीं है ब्रो, मैं भी बहुत सोना है, मैडम आएगी पूछ के देखना, इतने गालियां निकालते हैं मेरे को सोने के लिए, मतलब बहुत, मैं भी बद्दू सोना है, ये भी सोना है, ठीक है, मैं भी सीए कर गया पहली, ये भी बढ़िया कर रहे हैं, तो नींद हराम करके ही पढ़ा जा सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, पर अगर आप नहीं पढ़ रहे तो नींद हराम करनी ही पड़ेगी, ऐसी बात है। मैनू सोन तो दिक्कत नहीं है, मैं तो इनफैक्ट बच्चों यही कहना भी सो कुछ नहीं होता, 8-8 घंटे 9-9 घंटे, 8-9 घंटे बहुत है, पर इदू बद भी नहीं, 11 बजे उठने वाला तो काम ही है नहीं, आप 8 बजे इतने आना है, और रात को ज़्यादा जल्दी सो ही नहीं सकते, तो 10 घंटे 8-9 घंटे ज़्यादा तो सोने वाला सिस्टम बन ही नहीं सकता, वो बन ही नहीं सकता, 8 बजे तक इतने आना है, शाम को 6 बजे तक जाके सोने लगे, तो 10 घंटे नींद तो वैसे भी नहीं होने लगी, पर 8-9 घंटे सोना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोवाइडेड दैट तुम वधिया करो, नहीं कर रहे तो फिर आपको नींद गिव अप करनी पड़ेगी। देखो मेरे किस किस को ये कर्व्स औखी लगती थी +1 में, ऑनेस्टली मेरे को पता है सबको ही लगती है, फिर भी ऑनेस्टली औखी लगती थी, या 4 ਨੂੰ औखी लगी थी ना, मैं मन ही नहीं सकता थोनों ना लगती होवे, गपौड़ी हो जियो, ये वीडियो मैं यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ, ठीक हो गया, पब्लिकली लिंक दे रहा हूँ आपको अपलोड करके, बार बार देखो, कसा दो, कुछ करो ना करो, इस वीडियो में मैंने जान के प्रोडक्शन पहले करवाया था, सो दैट एक ही वीडियो में प्रोडक्शन भी हो गया,
एक ही वीडियो में कॉस्ट भी होगी, बनिया होनी चाहिए। ये 4-4 बार 5-5 बार बनाओगे ना फिर हिसाब आऊगा। हेलो, 2 बार वीडियो देखो, 3 बार देखो, 5 बार सबकी बनी होनी चाहिए कल ये फोटो में। गलत होंगी कोई चक्कर नहीं है, पर 5 बार होनी चाहिए। 5 बार तो बनानी पड़ेगी, फिर ही बात बनेगी। एक पेज पे प्रोडक्शन भी हो, कॉस्ट भी हो, जैसे बुक में बनी हुई है ना, चाहे देख के बनाओ, कुछ मर्जी करो, पर 5 बार बनी होनी चाहिए कल सबकी। कसा दो बननिया चाहिए। सब नहीं औखिया लग गया, मैंने पता है, पर जिस तरीके से मैं समझा रहा हूँ, मैं भी तो कर ही दिया ना, तो आप भी कर सकते। ये ना कहियो कि आप टीचर हो, हम स्टूडेंट हैं, ऐसा कुछ नहीं। पढ़ने का देखो, बाली बातों का टाइम नहीं है, 10:30 बजे। चलो पॉइंट इधर, पॉइंट का पार्ट 2 आ गया। ये ऊपर लिए तो हो गया, ठीक है, वो तो हो गया। हाँ हाँ लिया, शांत, आप ही को देंगे, आप ही के लिए, आप ही नहीं करनी है सारी। क्वांट का पार्ट 2 सुनो। मार्नल जड़ा भी करूँ की करूँ, ज्यादा करूँ, गिरू ज्यादा गिरू, बधू ज्यादा बधू। जब मार्नल ज्यादा गिर रहे हैं, फिर मार्नल थल्ले होगा ना, गिरया हुआ बंदा। सही है। और अगर मार्जिनल बढ़ रहे हैं फिर ज्यादा बधू, फिर ऊपर होगा। एवरेज टीचू टीचू होली होली। क्रिटिकल पॉइंट प्लीज, क्रिटिकल पॉइंट। सर एपी और एमपी कट कर गए थे, पर कहां पे, जहां पे एपी क्या था, टॉप। सही हो गया। सिमिलरली कट करू गई, क्योंकि पहला उत्ते रहू बाद चो थले रहू। केड़ी कव, एबीसीबी एएफसीबी दोनों ही। पहला आप एबीसी बनानी है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। गौरव अच्छी है, रख उत्ते फिर लोड ही नहीं अपन होती। पहले हमने कौन सी बनानी है, एबीसी बनानी है। आप टीएफसी बनाती सी, टीएफसी के हिसाब ਨਾਲ एएफसी बनाती। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बनाओ, फिर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट तो बाद एवरेज फिक्स कॉस्ट बनावांगे। एवरेज फिक्स कॉस्ट तो बनी हुई है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बना के आप एवरेज कॉस्ट बनावांगे ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ टोटल। फिर ਜਿਹੜਾ एवरेज फिक्स कॉस्ट होगी वो गैप जोड़ते जावांगे ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बनानी है। ਜਦੋਂ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बनानी है, एमसी गिर रही है तो थल्ले है, एबीसी उत्ते आओ, उदों बाद ਵਧੂ। ध्यान की रखना है, और टॉप ते कट कर दी सी, बॉटम ते कट करो, तो मतलब इधर गिरेगी और इधर ऊपर जाने लगेगी। कौन सी आपकी, एबीसी। एंड ये क्या रहेगा, एमसी कट्स एबीसी, वेयर एबीसी इज मिनिमम एट बॉटम इज लीस्ट। उन्हें तो ऑल्टरनेटिव वर्ड्स हो सकते ना यार, बॉटम ते कट करूँ, नीचों कट करूँ, मिनिमम पॉइंट ते कट करूँ, और जिथे एबीसी घट्टो घट हो उतों कट करूँ। जहाँ पे टॉप से कट करती थी, जिथे एपी मैक्स होंदा सी उतों कट करती सी, इतने बॉटम ते कट करूँ। बॉटम वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल। बन गया। उसके बाद अपन ने अभी एसी बनाना है। एसी पता है कैसे बनाना है, एएफसी है आपके पास, एएफसी एबीसी ਦੇ ਵਿੱਚ एएफसी जोड़ांगे तो एसी बन जाऊ एवरेज कॉस्ट। गैप आइडेंटिफाई करो, गैप पहला ज़्यादा सी, एवरेज फिक्स कॉस्ट कितने है, आ गैप है, बाज कितना रह गया इन्ना, नेड़े आंदियां जानियां दोनों। एबीसी ਦੇ ਵਿੱਚ इन्ना गैप जोड़ दो, इतों शुरू निचला गैप, जिन्ना निचला गैप उन्हें ऊपर गैप जोड़ दो, थले गैप कितना रह गया, इन्ना क, ये रह जू इन्ना क।
तो अब बन गई, समझ गए? गैप जोड़ना ना, AC इज इक्वल टू AVC प्लस AFC। AFC पहले इन्नी सी, फिर इन्नी रहेगी, आ गैप विच जोड़ दो। तो पहले इतना जोड़ना है, फिर इतना जोड़ना है, इधर एक कर्व बना दो ऐसे, ठीक हो गया? AC पहला गैप ज़्यादा सी, बाद गैप घट गया क्योंकि AFC भी घट रही सी। एक और ध्यान की रखना पॉइंट, देखो पहले मार्जिनल के ऊपर, ये रही आपकी मार्जिनल की फोटो, और ये सी AC, जो तो गिर रही सी केड़ी ज्यादा गिरू, मार्जिनल, तो मार्जिनल नीवी सी गिरन लगे, AC ऊपर सी। और जो तो चढ़ रही है केड़ी ज्यादा चढ़ू, और देखो मार्जिनल उत्ते आ गई, AC नीवी रहेगी। AC नीवी भी रखनी है मार्जिनल, तो परफेक्शन बनानी बहुत औखी है। पर बेनिफिशियल पॉइंट क्या है, फाउंडेशन में तो MCQ ही है, फोटो थोड़ी बनानी है। पर तुसी फोटो बना लियो, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ पॉइंट्स रिकॉल हो जाएंगे, या उत्ते रहू या थल्ले रहू, ऐसे बन गई फोटो। एक और बात क्या आ गई, MC कट कर दिया AC नु केड़े पॉइंट ते, व्हेन AC इज लीस्ट। और MC कट कहां से करती है, ये भी क्वेश्चन आता है, थल्लो कट कर दिया उत्तो कट कर दिया, थल्लो MC कट कर दिया थल्लो, MP कट कर दिया उत्तो, प्रोडक्शन वाले केस च उपरों, कॉस्ट वाले केस च थल्लो। MC कट्स AC फ्रॉम बॉटम ऑफ AC, AC के बॉटम से MC कट करती है। आप ऐसा करो, बुक में लिखो, ये आपकी फोटो बनी पड़ी है, ये वाली फोटो, बीच वाली फोटो में लिखना, क्या लिखोगे, ये वाला पॉइंट ऐसे ही मार्क करके लिखना जिथे कट्टी जाते हैं, MC कट AC फ्रॉम बॉटम ऑफ AC। सारे ने पेन ऊपर दिखाना अपने अपने, अच्छा मिक्की को पेन है क्या, लिखो, ये लिखो MC कट AC फ्रॉम बॉटम ऑफ AC। फोटो बन गई। चैप्टर निपटा के नहीं जा रहे आप, क्यों? 10:38 हुआ अभी तो, +2 की तो आपकी क्लास ही 22 मिनट की होती थी, 22 मिनट 48 मिनट की होती थी। चलो अद्धी क्लास पई, अद्धी क्लास एवं छड़ दी आप। हाँ लिख लिया, अभी लिखो MC कट AVC वेयर AVC इज लीस्ट। और ये लीस्ट या बॉटम एक ही बात है, एजदा नहीं गलती खांदे प्लीज। प्रोडक्शन और कॉस्ट के MCQs में नंबर आने चाहिए, दोनों बहुत सौखे चैप्टर हैं। अब वही सटी आए उंगला तो मरी ना, तेरा डिमांड सप्लाई तेरी घट सी, आंदा ही नहीं हूं, फिर कदों आऊगा, छड़ की जाना है, समझ नहीं आया? एक बार फिर कर दो, ये भी लिखो, हेलो हेलो, ये 2 लिख लिए होंगे, या अभी ये लिखना कहाँ पे, जिथे MC का बॉटम है ना, MC के बॉटम में लिखो MC बॉटम वेयर MP टॉप, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। POI नहीं समझ में आया तो पूरा लिखना, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जिथे MC का बॉटम है MC बॉटम वेयर MP टॉप, ये लो है नहीं MC बॉटम वेयर MP टॉप। एक पेज पे सारी फोटो बना दी। ये लिखो TFC एंड TC स्टार्ट टुगेदर, सैलरी टोटल वाली कॉस्ट है, TFC एंड TC स्टार्ट टुगेदर, TFC और TC इकट्ठे स्टार्ट होते हैं,
बन गए। इधर शायद तो वाई एक्सिस पे लिखा नहीं हुआ, ये लिखो वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे क्या है आपकी आउटपुट इन रिलेशन टू कॉस्ट। पर जो ये वाला था प्रोडक्शन वाला, इधर क्या होती है लेबर। ये लिखो बेरे, प्रोडक्शन वाला जेड़ा पहली डायग्राम है पहली फोटो ओदे एक्स एक्सिस से लेबर है, पर ये जो सेकंड और थर्ड है उधर आउटपुट है, इधर आउटपुट है। हाँ वाई एक्सिस पे कॉस्ट ही है, पहले तो आउटपुट है, पहली फोटो जो वाई एक्सिस पे आउटपुट है, पहली फोटो में वाई एक्सिस पे आउटपुट होती है। मेरे को पता है दिमाग खराब है ये, पर दिमाग खराब तब है जब सारा कुछ इकट्ठा आ जाए। कल्ला कल्ला एलिमेंट सोचा करो घर पे। पहली फोटो में आउटपुट है, इधर लेबर ਵਧੂਗੀ, दिमाग लाया करो। लेबर ਦੇ ਵਧਣ वाला आप आउटपुट से फर्क देख रहे होंगे ना, तो इधर लेबर बढ़ाने से आउटपुट के ऊपर फर्क देख रहे हैं। ਇੱਥੇ ਕੀ देख रहे हो, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ आउटपुट ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ ਉਵੇਂ ਕਾਸਟ ਦਾ ਕੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ। ਇੱਥੇ ਕਾਸਟ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆउटपुट है, ਇੱਥੇ ਕਾਸਟ है। लिख लिया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। और देखो इतने की इंपॉर्टेंट लिखा सी ਆਪਾਂ पहली फोटो चाह लिखो, पहली फोटो में दो नाम लिखो कि स्टेज 2 डिमिनिशिंग रिटर्न, स्टेज 3 नेगेटिव रिटर्न। नाम जो कंफ्यूजन होती है एमसीक्यूज च डिमिनिशिंग और नेगेटिव में, स्टेज 2 डिमिनिशिंग रिटर्न, जिथे स्टेज 2 लिखा था डिमिनिशिंग रिटर्न वर्ड लिख लो, जिथे स्टेज 2 लिखा होता डिमिनिशिंग रिटर्न वर्ड लिख लो। लिख लो गुरुदेव मनना, कल लॉग ही करूँगा। लिखो पहली फोटो जिथे स्टेज 2 होता डिमिनिशिंग रिटर्न लिखो, स्टेज 3 नेगेटिव रिटर्न वर्ड लिखो। फिर ये लिखो जिथे एपी का टॉप है, एपी का टॉप जहाँ पे कट कर रहे हैं एमपी कट एपी वेयर एपी इज मैक्सिमम, स्टेज 1 एंड वेयर एपी इज मैक्सिमम। गलत कर दिए ना, पैन गया बहुत थोड़े। तो उधर एमसीक्यू बुक खोल के देखियो कितने एमसीक्यू है। अगर तो 100 से ज़्यादा हो गए आज के करने वाले तो यहीं पे रोक दूंगा, नहीं तो आगे कराऊंगा। 100 एमसीक्यू होमवर्क होना चाहिए। ओए अगर आप सेल्फ स्टडी ना करो बात बन जाएगी। हम आपको अगर 12 घंटे पढ़ाएं और सेल्फ स्टडी आपकी 0, बात बन जाएगी ऐसे। तो सोच में फर्क होता है, आप समझे तो नहीं? कौन कौन समझ गया? बाकी नहीं समझे, एक ये समझ गई शायद तो। चलो 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 ये यहाँ पे जहाँ पे कट कर गए, जहाँ पे एमपी 0 है एंड ऑफ स्टेज 2, खुशी ऊपर लिखा होगा ना लॉन्ग रन से पहले पहले वाले देखना कितने एमसीक्यू हो गए, थ्योरी ऑफ कॉस्ट। लिख लिया मेरे? एमसीक्यू सुनना, हेलो। जब एसी गिर रही है, जब एसी गिर रही है एमसी ऊपर होगी नीचे होगी? जब एसी बढ़ रही होगी एमसी नहीं, विदाउट लॉन्ग रन के टोटल है 165, विदाउट लॉन्ग रन कल्ले थ्योरी ऑफ कॉस्ट के 165। ठीक है 165 कितने टाइम में करने? बंद किसने करने को कहा है? 11:15 बजे। एक वीडियो में मेरे को लॉन्ग रन भी करवानी थी वैसे तो। चलो मेरी बात सुनो, ये जो पेज रह गया ना इम्प्लाइड हो गया ये 62, कुछ नहीं इसमें कराने वाला, कहो तो मैं पढ़ा देता हूँ, पर ये सारे रिलेशन मैंने बता दिए।
कुछ भी खास नहीं है। एक ये लाइन पढ़ी हो, कहता स्लोप ऑफ टीसी एंड टीवीसी आर सेम एट एवरी लेवल ऑफ आउटपुट। हेलो, बोल्ड करी हुई है, इंपॉर्टेंट है लाइन। स्लोप ऑफ टीसी एंड टीवीसी आर सेम, समझ में आता है आपको? हाईलाइट तो कर लोगे। सुनो ओए, सुनो 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 सुनो, हेलो हेलो, पता क्या लिखा हुआ है? कहता स्लोप ऑफ टीवीसी एंड टीसी इज सेम एट एवरी पॉइंट। जितना मैंने मार्क किया है, देखो छुट्टी सेम आ रही है, अलग अलग आएगी, स्लोप सेम है। इधर सेम, स्लोप सेम है। क्यों? क्योंकि दोनों में चेंज क्या है? टीएफसी तो कांस्टेंट है, उसकी स्लोप कांस्टेंट है, तो दोनों की स्लोप क्या रहेगी? सेम। किस किस की सेम रहेगी? टीवीसी एंड टीसी की। ठीक हो गया? मेरे सारी बातें आपको बताई हुई हैं, सिंपल ही है। एक ये वर्ड हाईलाइट कर लो, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला रहती है, कौन सी? एएफसी। और ये जो जितनी भी कॉस्ट कर्व्स रहती है ना, मार्जिनल ओए, मार्जिनल, एसी, एबीसी, क्या तीनों यू बन रही है एक तरीके की? तो तीनों यू है। कौन सी तीनों ही? तो यू शेप ही है सारी, एबीसी भी, एसी भी, सारी यू है। और मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? मार्जिनल कॉस्ट मतलब चेंज इन टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन आउटपुट। क्वांटिटी मतलब क्या है? चेंज इन आउटपुट, चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन आउटपुट। फिर से लिख लो। और चेंज इन टोटल कॉस्ट और चेंज इन टोटल वेरिएबल कॉस्ट सेम ही होगा, फर्क होगा? सेम ही होगा। टोटल कॉस्ट यदि बढ़ोगी और वेरिएबल कॉस्ट करके बढ़ोगी, तो चेंज इन टीसी और चेंज इन टीवीसी डिवाइड बाय चेंज इन आउटपुट। फिर से लिख लो यहाँ पे, डिवाइड बाय चेंज इन आउटपुट। दिक्कत क्या है? बच्चों को ये नहीं पता डिनोमिनेटर में क्या रखना है। चेंज इन लेबर, चेंज इन आउटपुट, चेंज इन आउटपुट ब्रो। चेंज इन लेबर रखोगे तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगी ऊपर को। टोटल वेरिएबल कॉस्ट की शेप कैसी है? इन्वर्टेड एस, उल्टा एस, सही है ना? ऐसा ऐसा ही होता है, तो ऐसा ही है ये, कुछ इन्वर्टेड एस है। कौन से? दोनों, टीवीसी भी और टीसी भी, दोनों एक जैसी लुक है ना, तो दोनों इन्वर्टेड एस है। एफिशिएंट स्केल ऑफ प्रोडक्शन आपको कहाँ पे प्रोड्यूस करना चाहिए? जहाँ पे आपकी क्या कॉस्ट कम से कम हो? एसी, एबीसी, एसी, एएफसी, एबीसी के एसी कितने प्रोड्यूस करना चाहिए अपन आइडियली? जितने एसी घट्टो घट एवरेज कॉस्ट पर यूनिट। एवरेज कॉस्ट कैसे निकलती है? टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल आउटपुट। सारी कॉस्ट इकट्ठी कर ली डिवाइड बाय सारी आउटपुट, तो जितने एवरेज कॉस्ट पर यूनिट घट्टो घट आ जाए, तो पूरी फैक्ट्री ਦੇ ਵਿੱਚ जितनी आउटपुट हो रही है सारी कॉस्ट घट्टो घट। एफिशिएंट स्केल ऑफ प्रोडक्शन, एफिशिएंट स्केल ऑफ प्रोडक्शन मतलब एक तरीके का इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया, बेस्ट, ऑप्टिमल। फोटो में मार्क कर लो इसे, ऑप्टिमल सिचुएशन, फोटो में मार्क करो, ऑप्टिमल सिचुएशन वेयर एसी मिनिमम, जगह दिल में होनी चाहिए, पेज पे तो इतनी सारी है। ऑप्टिमल सिचुएशन वेयर एसी मिनिमम, इसका एक और नाम क्या है? एफिशिएंट स्केल ऑफ प्रोडक्शन, एफिशिएंट स्केल ऑफ प्रोडक्शन। गोट इट? होमवर्क आपका 165 एमसीक्यू बस, सिर्फ 165। एंड मेरे को नहीं पता, एंड ये एमसीक्यू डिस्कस करेंगे कल 2 बजे के बाद, पहले बता दे रहा हूं।
कल 2 बजे के बाद डिस्कस करेंगे, 2 बजे के बाद बजे 4 बजे 5, मेरे को नहीं पता, कल 2 बजे डिस्कस करेंगे इसके डाउट्स। टेस्ट आपका वेडनेसडे की बजाय थर्सडे ले लेंगे। चलो प्रोडक्शन और कॉस्ट का, नहीं 165 हो ही खड़े हैं।